अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगी, कीप अ पेपर एंड अ पेन रेडी विद यू सो दैट व्हेन आई एक्सप्लेन यू, जब भी मैं जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको उन्हें समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। राइट। सो जब भी ज्योतिष की बात आ जाए, और खासकर बात आती है कुंडली की, तो हम सभी लोग जानते हैं कि कुंडली जो है हमने कभी ना कभी दिखाई भी जरूर है, और जिनको ज्ञान है उन्होंने देखी भी है। जब हम दिखाते हैं तो हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स जो है एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, और ये भी समझ नहीं आता कि पता नहीं कहाँ से क्या देखकर उन्होंने क्या बताया है। तो पारंपरिक ज्योतिष की यही खासियत है, एक साथ हम बहुत सारी चीजों का एनालिसिस कर रहे होते हैं एक ही मोमेंट पे। और विश्वास कीजिएगा, ये ज्योतिष भी इतना सुंदर और इतना सिंपल है कि मेरा तो हमेशा से ये मानना रहा है कि ऑकल्ट की दुनिया में हम लोग कुछ करते नहीं हैं। हम सिर्फ जो ज्ञान हमें प्रभु दे रहे हैं वो ले रहे हैं, और उसके बाद जब हम गणना भी करने बैठते हैं तो माँ सरस्वती की बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर, इसीलिए हम कुछ गणना कर पाते हैं। तो कभी कभी आप जैसे टैरो से यहाँ पर जितने लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो भी इस बात से, मेरी बात से जरूर जो है सहमत होंगे कि जब आप कार्ड निकालते हो तो ऊर्जा जो है वो आपकी बहुत मदद करती है। ऐसे ही जब आप आकाशिक करते हैं तो भी हम ये मानते हैं कि हम बिना ऊर्जाओं की मदद के कुछ नहीं करते। इसी तरीके से लाल किताब भी ऐसी बात करती है, और आज आप पारशरी पढ़ेंगे तो भी आपको यही समझ आएगा कि हम यहाँ पर भी क्या है, प्लैनेट्स को पढ़ते हैं समझते हैं, मगर जब हम गणना करने बैठते हैं ना, तो यही प्लैनेट्स हमारी मदद करते हैं, नेचुरली मदद करने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हें पता है कि इसको ये चाहिए और इसको ये दिखा दो, ऐसा कुछ होता है शायद। तो इसके लिए बेसिक्स हम समझेंगे आज। और बेसिक्स बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बोलूंगी। आज मैं आपको एक बात जरूर कह रही हूँ कि पारशरी ज्योतिष करने के लिए आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग यू हैव टू लर्न। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था तो आई हैव नेवर लर्नड एनीथिंग। मैंने कभी कुछ याद नहीं किया। जैसे लोग कहते हैं राशि याद करो, मत याद कीजिए, इतना लोड लेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, एक नोटबुक बनाइएगा, उसमें पहले 3 पेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 3 पेज पे अगर आपका टेबल है तो टेबल पे वो चार्ट्स बना लीजिए, बस इतना भी अगर आप बना लेंगे ना, उसके बाद आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब चीजें कैसे करना है, आप आराम से वहां तक पहुंच जाएंगे। तो रादर देन लर्निंग एवरीथिंग, आप एक नोटबुक बना लीजिए, अपने टेबल पे 3-4 चार्ट्स में आपको बताऊंगी वो लगा लीजिएगा, कि आपको राशियां नेचुरली याद हो जाएंगी, ग्रह भी समझ आ जाएंगे, और इन 12 भाव का जो मिस्ट्री है वो भी आप कनेक्ट करने लग जाएंगे। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। तो आई नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, आई वांट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। तो आपको कुछ लर्न नहीं करना, यहाँ पर लोड नहीं डालना है, आराम आराम से चलिए, बस हमें जोड़ना और घटाना है। तो पहले हम समझेंगे इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि अगर हम कुंडली क्या है ये समझें, तो हम सभी लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, हम सब ने कभी ना कभी अपनी जन्म पत्रिका जरूर दिखाई है, और हम सब विश्वास भी करते हैं, इसीलिए यहाँ पर शायद हम इतना समय दे रहे हैं। तो जन्म पत्री एक्चुअली में क्या होता है, किसी निश्चित स्थान या किसी निश्चित समय में जो आकाश का नक्शा होता है ना, उसको हम जन्म पत्री कहते हैं। ठीक है। अब ये आकाश का नक्शा जो है ये क्या है, ये हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। हमें क्या क्या प्रोमिसेस मिलेंगे, हमें क्या क्या डिफिकल्टीज चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस करने पड़ेंगे, ये हमारी जन्म पत्री हमें बताती है। क्लियर है। अब बात ये आती है कि हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और हमारी लाइफ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको हमें फेस करना है। अब यहाँ पर लोगों के मुंह से आपने अक्सर सुना होगा, बड़े बड़े राजयोग हैं हम मेरी कुंडली में। मुझे अक्सर पंडित जी कहते हैं, अरे बहुत अच्छे अच्छे राजयोग लेकर आए हो तुम। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सच में वो राजयोग है, मगर वो फलीभूत कब होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वहां पर रोल प्ले होता है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है महादशा। मतलब जिस ग्रह की दशा होगी वो अपने पूरे कार्य कराएगा। किसी को दशा जल्दी मिल जाती है तो उसको, जिसको समय पे समय, देखिए समय पे दशा मिल गई तो इसका इसको लकी बोलते हैं कि दशा भी मिल गई और राजयोग भी था, अब वो एक्टिवेट हो गया। परंतु अगर समय पे दशा नहीं मिली तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए किसी की कुंडली में बहुत बहुत बड़ा राजयोग है, और वो बचपन बचपन में उसको मिल गया, पहले 10 सालों में, तो उसके लिए उसका कोई मायने नहीं है। और वो अगर मिलेगा 90 के साल में, 90 की उम्र में, तो भी शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो सही समय पे सही दशा मिल जाना और उसका फलीभूत हो जाना, यही राजयोग है। तो आप ये सब कुछ जान सकते हो। और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आज जिस चीज का बेस मैं आपके साथ जोड़ूंगी वो है प्रिडिक्टिव। मतलब आपको ये नहीं जानना कि ये दशा क्यों मिली, आपको पढ़ना सीखना है कि ये दशा मिली तो इसमें क्या होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
तो मेरा काम है आपको प्रिडिक्टिव वेदिक सिखाना, मतलब आपके पास एक कुंडली है और कुंडली को आप कैसे एनालिसिस करोगे, यहां से मुझे आपको जोड़ना है। राइट। तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से अब आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और आई टेक यू स्टेप बाय स्टेप, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। आपको मैं आई कीप स्क्रोलिंग दी स्लाइड्स एंड आई शो यू। आप मगर अगर लिख सके तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप तब लिख लीजिएगा। आनंद आएगा तभी जब आप ध्यान से सुनेंगे, कि पाराशरी है तो चलते फिरते नहीं होने वाला है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है। जरा सा भी दिमाग इधर उधर फिर आप कहेंगे यार मैडम कंसेप्ट मिस हो गया। तो इसीलिए योर कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत धैर्यता से, बड़े ध्यान से सुनिएगा और पेशेंस से सीखेंगे जरूर, ये वादा मेरा है। ठीक है। तो आई होप यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, तो इतना ट्रस्ट मुझ पे कर सकते हैं कि थोड़ा समय दे रहे हैं तो कुछ सीख करके ही हटेंगे यहाँ से। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड I'll just share my screen with you and I'll take you further. सो जैसे मैंने आपको बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम ज्योतिष कहते हैं, ये हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में, हमारे वेदों से लिया गया है, जो 5,000 साल पहले जिसकी नींव रखी गई थी। और ये जो है, जिससे इसे बोला जाता है साइंस ऑफ लाइट। ये हमारे कर्मों के आधार पर और हमारे ये री इनकारनेशन, मतलब एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, इसमें क्या चल रहा है, हमने क्या कर्म किए थे, उसके अनुसार हमें इस जीवन में क्या मिलने वाला है, क्या हमारे हमारे हमें जो है इस जीवन में, इस लाइफ में हमें क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं, क्या हमें जो है गिफ्ट्स मिल रहे हैं, क्या हमें प्रोमिसेस मिल रहे हैं प्लैनेट्स की तरफ से, ये हम इसमें सीखते हैं। बात आती है कि ये इम्पोर्टेंट किस रीजन से है। तो यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी विशेष हो जाती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जो है, हमें इंसाइट्स मिलते हैं, हमें गाइडेंस मिलती है अपने जीवन के बारे में। कौन सा ग्रह हमारा स्ट्रांग है, कौन सा समय हमारा अच्छा है, और किस समय पे हमें कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कई बार बड़ों की आदत होती है ना, तो वो हमें समझाते हैं, तो हम ऐसे ही, हमारे बड़े भी हमें अभी जो बोलते हैं, तुम व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो एक बार ऐसे ही माय फादर वाज टेलिंग मी व्हाई यू आर डूइंग दिस, तो मैंने उनको बोला व्हेन द टाइम इज गुड, डोंट आस्क मी व्हाई एम आई डूइंग दिस, लेट मी जस्ट डू इट, बिकॉज आई नो दैट थिंक दैट द प्लैनेट्स आर सपोर्टिंग मी। जब मुझे पता है कि समय सपोर्ट कर रहा है, तो प्लीज मुझे एक्शन लेने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है वट एवर आई एम डूइंग विल गिव मी रिजल्ट्स। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें समय सपोर्ट करता है, आप इसको जान सकते हो कि आपका समय आपको सपोर्ट कर रहा है, सो दैट यू कैन मूव अहेड। आप आगे अपने डिसीजंस ले सकते हो। कहते हैं ना, एक व्यापारी जो होता है, उसकी दशा अगर अच्छी हो तो वो किसी भी व्यापार को करेगा, उसको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। मगर खराब दशा में अगर आदमी कार्य करता है, तो बहुत उसको उलझनों का सामना करना पड़ता है और रिपीटेड प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीजें प्लैनेट्स पे, प्लानिटरी पोजीशंस पे और हमारी दशाओं पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ से हमें इंसाइट्स मिलते हैं, हमें ये पता चलता है, हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, और हमारे कार्मिक इन्फ्लुएंसेस क्या है, किस चीज में, कहाँ पर हमारे जीवन में ये कार्मिक इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, और क्यों हमें ये प्रॉब्लम्स का, किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हम पर्सनलाइज प्रिडिक्शंस की बात करते हैं। मतलब पर्सनलाइज प्रिडिक्शन एक होता है, जनरलाइज प्रिडिक्शन जो आप अक्सर सुनते रहते हैं, अरे इस राशि के साथ ये होने वाला है, इस राशि के साथ ये होने वाला है, ये जनरल होता है। पर्सनलाइज प्रिडिक्शन आपका चार्ट क्या कहता है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, हर चार्ट दूसरे चार्ट से डिफरेंट है। पता नहीं, मैं कभी कभी खुद भी विचार करती हूँ कि कैसे, बट दिस इज अ फैक्ट, एवरी सिंगल चार्ट इज डिफरेंट। और हर चार्ट में आपको इतना मजा आएगा, इट इज ऑलमोस्ट व्हेन यू नो कंबाइन, यू विल सी, तो आपको लगेगा वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। तो यस, आपके इसीलिए ये पर्सनलाइज प्रिडिक्शंस में हमारी मदद करते हैं, हमें रेमेडीज मिलती हैं। अब देखिए, रेमेडीज जो है ना, रेमेडीज का भी एक ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि रेमेडीज का क्या रोल है। तो जो लोग लाल किताब पढ़ रहे हैं, जानते हैं, उनको पता है कि रेमेडीज जो है लाल किताब की बहुत बहुत स्ट्रांग है। हालांकि कभी भी मैंने पाराशरी में लाल किताब की किसी भी चीज को जोड़ा नहीं है। लाल किताब इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पाराशरी ज्योतिष, मगर यहाँ पर मैं आपको सच में कहूंगी कि रेमेडीज जो है हमारे को एक होप देती हैं, और हमारी इंटेंसिटी को, प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को कम कर देती हैं। आई विल नेवर से कि चीजें बदल जाएंगी, बदल जाएंगी तो प्रभु के हाथ में है, मगर हाँ,
बेटर हो सकती हैं, राइट। तो रेमेडीज हमें यहाँ से समझ आती है हमें क्या करनी है। और हमारे कल्चर सिग्निफिकेंसेस जैसे हमें मुहूर्त निकालना, ये सब चीजें भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। और हमारे निर्णय बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि वी अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू मूव अहेड इन लाइफ, हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। अब कौन करता है इसको, कैसे करना चाहिए? मैंने जैसे अभी बोला था, कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट पार्ट इज योर डेडिकेशन। आपको सच बात बता रही हूँ, पारशरी ज्योतिष एक एडिक्शन है। इट इज एन एडिक्शन। और मैं अगर ये गलत नहीं कह रही हूँ, तो ऑकल्ट इज एन एडिक्शन। मानते हैं मेरी बात? ऑकल्ट एक एडिक्शन नहीं होता तो हम सब यहाँ नहीं होते, और हम लोग हर कुछ दिनों में कुछ नया सीखने की उसमें नहीं होते। तो ऑकल्ट एक एडिक्शन है। ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसका जो थर्स्ट है ये कभी खत्म नहीं होता। तो यहाँ हमें डेडिकेशन चाहिए। वी नीड अ पर्सन हु इज डेडिकेटेड, जिसको लगे कि हाँ मुझे अब इसको और गहराई से समझना है, और दिस इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। I also say that I am a student of astrology until the last breath of my life. I'll say the same. मेरे गुरुजी 45 साल से, अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उनकी उम्र, अब वो रिटायर होने वाले हैं, और वो मुझे बताते हैं कि व्हेन ही वाज अ चाइल्ड उनको ये जो दोहे और उनके बाबा थे वो उनको सिखाया करते थे। ही वाज जस्ट 5 years old, रिसाइट डिफरेंट दोहास, जो आज हमसे संस्कृत बोलने में हमें इतनी दिक्कत होती है। ही सो गुड, जब वो बात करते हैं उनका ज्ञान छलकता है। तो आप सोचिए, वो आज भी पढ़ते हैं, और उन्होंने ही मुझे ये शिक्षा दी थी, बिना पढ़े सोना मत। कुछ भी करो मत करो, आधा घंटा खुद को देना बहुत जरूरी है। तो इट इज एन ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस। एस्ट्रोलॉजी का एक बार कोई विद्यार्थी बनता है तो सदैव विद्यार्थी ही रहता है। तो हम लोग कुछ भी सीख जाएं, हम उसके विद्यार्थी ही रहेंगे, ये याद रखना है। एथिकल प्रैक्टिस इन दी सेंस यू हैव टू प्रैक्टिस दिस सब्जेक्ट एथिकली। आपको बहुत एथिकली इसको समझना है, सीखना है। और आपको कभी किसी को भी गाइड करना है तो बिल्कुल एथिक्स के साथ। आपको पता है जो आपको दिख रहा है वो बोलिए, है ना। एंड यू शुड हैव पैशन। तो पैशन चाहिए तभी डेडिकेशन आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है अगर हमने एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अब चूज किया है, तो वो पैशन ही है जो हमें यहाँ तक लेकर आया। नहीं तो स्कूल में नहीं पढ़ा होता, काश उस टाइम पढ़ाया होता, तो ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो पैशन ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ मैच करती हैं, तो आई रियली फील कि इट इज फॉर ऑल ऑफ अस। सो नाउ की कंसेप्ट्स क्या है इसके? कर्मा जो हमने किए हैं, री इनकारनेशन जो हमारा बर्थ हुआ है, और प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस जो हमारे जीवन पर हो रहे हैं, और जो कुंडली है, जो बर्थ चार्ट है, इसके ऊपर ये सब कुछ बेस्ड है। कुंडली जो है वो एक बर्थ चार्ट होता है, एक हॉरोस्कोप होता है, और ये जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक मैप है, एक ब्लूप्रिंट है। और ये हमें बताता है कि सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, हम जब पैदा हुए थे तब उनका क्या पोजीशन था, और ये जो है हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, अच्छा बुरा, क्या घटनाएं कब घट सकती हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। कुंडली एक अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसके 12 सेक्शंस होते हैं, जिनको भाव बोला जाता है, जिनको हाउसेस बोला जाता है, और जो हमारे जीवन के अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग लाइफ के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आई होप ये समझना बहुत आसान है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने जा रही हूँ। सो ये है कुंडली। दिस इज अ बेसिक टेवा, एक ब्लैंक चार्ट। सब लोग परिचित हैं, सबने कभी ना कभी देखा होगा। तो यहाँ से ही सब कुछ चलता है, और यही 12 भाव हैं जो फिक्स्ड है। दे आर फिक्स्ड। अब फिक्स क्या है और मूव क्या करता है, यहां से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक रिक्वेस्ट है अब मेरी सबसे, आप सब कैमरास ऑन करेंगे, दोपहर का टाइम है, नहीं तो लोग पक्का सो जाएंगे। तो पहले कैमरास ऑन करेंगे, और देन आई स्टार्ट। अभी स्विच ऑन दी कैमरास, आई थिंक। आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट मोर। या नाउ इट सीम्स टू यू नो गुड। अब अच्छा लग रहा है। अब जितने लोगों के अभी भी ऑफ है, तो मैं मान रही हूँ कि 2-3 लोग सो रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं है? परफेक्ट, सो गुड, थैंक यू। So, moving ahead, I just make it very simple for you. ये क्या है? इसको आप एक लैंड की तरह मानो। दिस इज अ ब्लैंक, एक प्लॉट है। जो लोग लाल किताब कर चुके हैं वो कर रहे हैं, उन सबको ये पता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग एक पार्ट सीख चुके हो अब इसका। तो ये क्या है? दिस इज अ प्लॉट, ये एक लैंड है। इसको 12 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है। अब ये 12 भाग कैसे देखते हैं, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको समझते जाएंगे कि it will become very, very simple for you. Just a second, let me just sort my screen first.
मैं इसको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जो मैं हमेशा ही देती हूँ, और आज भी मैं आपको वहीं से स्टार्ट करूंगी। क्या होता है, ये जो 12 भाव होते हैं ना, दीज आर 12 हाउसेस। तो आप समझ लीजिए एक लैंड है, और वहां पर ये 12 घर जो हैं, वो अलग 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 उनका एक प्लॉटिंग की गई है। ठीक है। और ये 12 घर हमारे जीवन के अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। इसका जो कंसेप्ट होता है वो होता है 12, 9, 12। अब ये 12, 9, 12 में क्या क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 12, ये घर हैं, दीज आर फिक्स्ड हाउसेस। ये 12 घर, ये पहला 12 है। 9 हमारे ग्रह हैं। 9 हमारे क्या हैं, ग्रह। ठीक है। ग्रह मतलब हमारे प्लैनेट्स कितने हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 9 प्लैनेट्स। और 12 हमारी राशियां हैं। हमारी कितनी राशियां हैं, 12। तो कहने का मतलब ये है कि हम पारशरी ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन तीनों के साथ कार्य करते हैं। 12 भाव, 9 राशियां, और सॉरी 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशियां। क्लियर है ये बात? तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, 12 भाव, 12 हाउसेस। तो जैसे मैंने बताया, ये 12 घर फिक्स्ड है। फिक्स्ड होने का मतलब ये है कि इनके जो जो हमें यहाँ से मिल रहा है ना, जो रिजल्ट हमें इन घरों से मिल रहा है, वो फिक्स्ड है। वो कभी चेंज नहीं होता, देर इज नो मूवमेंट। तो आइए पहले हम समझते हैं कि इनको कैसे चला जाता है। ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो अगर ये घर पहला है तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा, सातवां, आठवां, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है। तो इनकी गिनती 1 से 12 तक रहेगी हमेशा। यहाँ ये फर्स्ट हाउस होता है, ये 12th हाउस होता है। ठीक है। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये। ठीक है। कभी भी यहां से ऐसे नहीं चलेगा, हमेशा ऐसे ही बढ़ता है। बढ़ता क्रम कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले घर को हम बोलते हैं लगना। वी कॉल इट लग्न। आपके पास अगर कुंडली हो तो आप एक लगन चार्ट देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। बट ये क्या बताता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। पहला घर होता है लग्न। पहला घर हमें बताता है हमारे बारे में, जैसे कौन कैसा है, कैसा दिखता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ नंबर और यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह आपके बारे में बताता है। नंबर भी और ग्रह भी। नंबर क्या बताएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगी, राइट। अभी के लिए हमेशा याद रखिएगा, ये हाउसेस फिक्स्ड हैं, ये कभी भी मूव नहीं होंगे। ठीक है। हाउस कभी घर मूव होते देखे, पहिए नहीं होते ना घर के नीचे, तो घर मूव नहीं होते। सिंपल ऐसे याद रखिएगा, ये हाउसेस कभी ये हाउसेस फिक्स्ड है, ये कभी मूव नहीं होने वाले हैं, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट हाउस दैट इज कॉल्ड द लगना। लगना क्या है, लगना हम खुद हैं। हम कैसे दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि हम कितना मजबूत हैं अंदर से। ठीक है। हम कितने स्ट्रांग हैं, और हम क्या सोचते हैं, किस तरीके के विचार हमारे मन में आते हैं, ये सब हमारा पहला घर बताता है। आई होप यहां तक क्लियर है। यस। फर्स्ट हाउस टेल्स अस अबाउट हाउ वी आर। ठीक है। तो यहाँ पर कोई बैठा ग्रह या लिखा नंबर आपको डिफाइन कर रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे। अभी के लिए इतना समझेंगे, पहले इन 12 घर को समझते हैं। देन कम्स द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या है, सेकेंड हाउस है आपके जुड़े हुए पैसे, योर वेल्थ, धन भाव। इसको बोलते हैं धन भाव। तो कहने का मतलब ये है, जो आप सेविंग्स करते हो दैट इज द सेकेंड हाउस। ठीक है। सेविंग्स हम जो करते हैं वो कहाँ से देखते हैं, सेकेंड हाउस से। हमारा कुटुंब, कुटुंब का मतलब हमारी अपनी पेरेंटल फैमिली, हम कहाँ से देखते हैं, सेकेंड हाउस से। ठीक है। और हमारी वाणी, वाणी मतलब कोई तेज बोलता है, कोई हल्का बोलता है, कोई देर से बोलता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जो लोग बहुत देर से बोलते हैं, तो सेकेंड हाउस से पता चलता है देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्पीच, तो सेकेंड हाउस में कोई प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड। तो सेकेंड हाउस से हम क्या देख रहे हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन। हमने जो सेविंग करी वो सेकेंड हाउस बता रहा है। और हम सेकेंड हाउस से क्या देख रहे हैं, हमारा जो कुटुंब है, हमें हमारे परिवार का कितना साथ मिल रहा है, या हम अपने कुटुंब में कैसा महसूस करते हैं। दिस इज हाउ वी सी आवर सेकेंड हाउस। और
हमारी वाणी, हम तेज बोलते हैं, हल्का बोलते हैं, हम कैसा खाना पसंद करते हैं, टेस्ट। सेकंड हाउस। क्लियर है? यस। देन कम्स द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स को बताते हैं, यंगर सिबलिंग्स, हमारे छोटे भाई बहन, हमारी छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग। थर्ड हाउस हमें बताता है कि हमारा पराक्रम कैसा है, हम कितने जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस। ठीक है, जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका हर समय हैंड रेज रहता है, जिनको कभी डर नहीं लगता, टीचर पूछे ना पूछे उन्हें जवाब देना होता है, तो थर्ड हाउस, राइट, वो बताएगा कि कैसा, कितना हमारे पास कितना करेज है, हम कितना जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं, हमारे हम कितना पराक्रम करते हैं। थर्ड हाउस। क्लियर है? और थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट टॉक्स अबाउट आवर कम्युनिकेशन। आप कैसा कम्युनिकेट करते हो आपको थर्ड हाउस से पता चलता है। हाउ गुड कम्युनिकेटर यू आर, यू कम टू नो फ्रॉम द थर्ड हाउस। अंडरस्टूड? देन थर्ड हाउस हमें सोशल मीडिया के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो जो यूट्यूबर्स हैं, हाउ दे आर डूइंग एंड एवरीथिंग, तो यू कम टू नो फ्रॉम द थर्ड हाउस कि कैसा चलेगा, क्या कैसा कार्य करेगा वो, राइट? यहां तक समझ आया? यस। परफेक्ट, वेरी नाइस। देन कम्स द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारा सुख भाव है। सुख भाव में सबसे पहले आती है हमारी माता जी, हमारी मदर। ठीक है, हम फोर्थ हाउस से अपनी मदर को देखते हैं, अपने घर का सुख देखते हैं। घर का सुख किस चीज से बनता है? लग्जरीज, राइट। हमारे घर में क्या चीज है, गाड़ी खरीदनी है, वहाँ, और या आपको अपने घर में कोई नया सामान खरीदना है, या आप जो है इनफैक्ट लैंड की अगर आप बात कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, और फोर्थ हाउस, राइट। चौथे घर से हमारी मदर, हमने क्या देखा, हमने अपनी मदर को देखा, हमने देखा हमारा सुख भाव कैसा है, मतलब हमारे पास लग्जरीज कैसी होंगी, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो हम कौन सा घर कंसिडर करते हैं? फोर्थ हाउस। क्लियर है यहां तक? इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ये हमारे घर का एनवायरमेंट कैसा है। ठीक है। देन कम्स द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का घर होता है, चिल्ड्रन। एंड ऑल्सो दिस इज अ हाउस ऑफ आवर एजुकेशन, हमारी पढ़ाई, स्पेशली ग्रेजुएशन तक हम यहाँ तक कंसिडर करते हैं। क्रिएटिविटी, फिफ्थ हाउस। पास्ट लाइफ पुण्य कर्मा, फिफ्थ हाउस, राइट। तो फिफ्थ हाउस से हमने क्या क्या देखा? फिफ्थ हाउस से हमने अपने बच्चे देखे, हमने क्रिएटिविटी देखी, हमने अपनी पढ़ाई देखी, पास्ट लाइफ के जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, हम क्या लेकर आए हैं, ये देखा। सो दिस इज हाउ वी कंसिडर फिफ्थ हाउस। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन अ चार्ट। ठीक है। फिर आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो है, ये हाउस है ऋण, रिपु, शत्रु। ऋण मतलब कर्जा, कर्जा, हेल्थ, डेप्थ, हेल्थ एंड एनिमीज। इसके अलावा इस घर से हम कॉम्पिटिशन्स देखते हैं। अब कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपका पब्लिक डोमेन का घर है, आप पब्लिक में कैसा कार्य कर रहे हो, ऑल सिक्स्थ हाउस, राइट। तो सिक्स हाउस से हमने एनिमीज देखे, अपनी हेल्थ देखी, हमने जो है कर्जा देखा, हमने अपने कॉम्पिटिशन्स देखे, और नौकरी भी हम छठे भाव से देखेंगे, जॉब, सर्विस। यस। क्लियर है यहां तक? देन कम्स द सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी मैरिड लाइफ को बताता है। इट टॉक्स अबाउट आवर मैरिज, आवर स्पाउस। अब देखना है पार्टनर कैसे हैं, यू कैन कंसिडर द सेवेंथ हाउस।
राइट, मैरिज कैसी रहेगी, स्पाउस कैसे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा। क्लियर है। सो फ्रॉम दी सेवेंथ हाउस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। हम यहाँ से देख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा है, हमारे स्पाउस कैसे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप कैसी है, और व्यापार कैसा है। क्लियर है। देन कम्स द एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये बात करता है लॉन्जिविटी की, स्ट्रगल्स की, पेन की, अचानक से मिलने वाला धन और अचानक से जाने वाला धन, सडन इनकम, सडन गेन, सडन लॉस, लंबी बीमारियां, पेन, स्ट्रगल। तो आप कभी कभी देखते हो ना, आज से कुछ समय पहले आप किसी से मिले, आप देख रहे हो अरे वो व्यक्ति तो कुछ और था, कुछ समय के बाद आप देख रहे हो वो तो व्यक्ति बिल्कुल बदल गया, उसका जीवन, ही दैट पर्सन हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। वी सी फ्रॉम द एट्थ हाउस। आठवें घर की दशा चलेगी, व्यक्ति के अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। राइट, तो ये हम एट्थ हाउस से देखते हैं। क्लियर है। देन कम्स नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लक, हमारा भाग्य, हाउ लकी वी आर। नाइन्थ हाउस, ठीक है, हमारे गुरु, हमारे गुरु, हमारा लक, हमारे इनफैक्ट फादर, फादर, हम 10 से भी देखते हैं, 9 से भी देखते हैं, ठीक है। 9 से गुरु, हमारे पिता, हमारा भाग्य, हमारे धर्म कर्म के कार्य, और लंबी यात्राएं। थर्ड हाउस से हमने छोटी यात्राएं देखी थी, नाइन्थ हाउस से हम लंबी यात्राएं देखते हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स। ठीक है। देन कम्स द टेंथ हाउस, कर्म, कर्म का घर, हाउस ऑफ कर्मा। व्हाट डू वी मीन बाय हाउस ऑफ कर्मा? किस तरह का कार्य हम करेंगे, हमारे कर्म क्षेत्र में कैसा जो है माहौल होगा। ठीक है। तो ये सब हम कहाँ से देखते हैं? टेंथ हाउस से। आपको नाम और शोहरत जो मिलेगी वो भी 10वां भाव बताता है, नेम एंड फेम भी टेंथ हाउस बताता है। ठीक है, आपको जो नाम मिलेगा, जो शोहरत मिलेगी, जो आपका वर्क एनवायरनमेंट होगा, आपका मन वहां लगेगा नहीं लगेगा, किस तरीके का कर्म करना आपको आपको करना चाहिए, टेंथ हाउस। क्लियर है। इलेवेंथ हाउस इज ए हाउस ऑफ गेन्स, प्रॉफिट्स। अब बिजनेस करा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा कहां से देखेंगे? 11 से। किस चीज को करने से प्रॉफिट होगा? 11 से। फिर घनिष्ठ मित्र, योर योर गुड फ्रेंड्स, योर सोशल सर्कल, 11th हाउस। आपके बड़े भाई बहन, 11th हाउस। आपकी इच्छाएं, दिस इज द हाउस ऑफ डिजायर्स। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर हुआ? देन कम्स द लास्ट हाउस, हाउस नंबर 12, 12वां घर, 12वां भाव। ये बताता है लॉसेस को, हाउस ऑफ लॉसेस, एक्सपेंसेस, खर्चे। राइट, सो दिस इज द हाउस ऑफ लॉसेस। ये एक्सपेंसेस का घर है, ये हॉस्पिटल का घर है, अकेलेपन का घर है, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, छुपे हुए शत्रु, मेडिटेशन, एंड फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा, 12th हाउस। ठीक है। तो ये हमारे 12 घर थे। आई होप यहां तक सबको समझ आया हो हम इन 12 घरों को कैसे देख रहे हैं। क्लियर हो गया ये? अब एक सिंपल सा कंसेप्ट उठाइए, हमें देखना है किसी का विवाह
की सिचुएशन देखनी है, किसी की शादी की सिचुएशन देखनी है, कौन सा हाउस हम कंसिडर करेंगे? चैट बॉक्स क्विक। जितने लोगों ने मेरी बात सुनी है बहुत आराम से बता लेंगे। शादी की अगर हमें किसी की सिचुएशन देखनी है तो हम कौन सा हाउस कंसिडर करेंगे? दक्षता जी, सेवेंथ हाउस। क्या, वेरी नाइस। तो हमें अगर किसी के मैरिज की सिचुएशन देखनी है तो सेवेंथ कंसिडर करेंगे, अगर किसी का बिजनेस देखना है तो भी क्या कंसिडर करेंगे? सेवेंथ। राइट। अगर हमें किसी की सेविंग्स देखनी हो कि ये व्यक्ति की सेविंग्स कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अब आपके पास कोई आया, अब आप उसे कहोगे आप पैसे नहीं जोड़ पाते हो, आपको सेविंग्स में प्रॉब्लम आती है, कि आपको कैसे पता? सेकेंड हाउस, ट्रू। Right? So when you look at the second house, you'll look at the planetary positions in the second house. आप जैसे ही second house पे ध्यान देंगे, आप planetary positions देखेंगे, आप वहां बैठी राशि देखेंगे, आप देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप बहुत आसानी से गाइड कर पाएंगे कि आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है या बहुत अच्छा आप सेव कर रहे हो। जैसे किसी किसी की कुंडली देख के ना क्लियर पता चलता है ये बंदा चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में होगा, इसके पास पैसे अंदर सेव करे हुए बतेरे रखे हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस। राइट। देन अगर हमें जानना है कि व्यक्ति खुद कैसा है, क्या देखेंगे? फर्स्ट हाउस, वेरी नाइस, सो गुड। राइट। इनकम अगर हमें समझनी है, गेन्स एंड लॉसेस हमें समझना है कि गेन्स कैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट ले पाता है नहीं ले पाता है, 11th हाउस, ट्रू। और लॉसेस देखना है तो 12th। राइट। सो आई होप यहां तक सबको सब समझ आया है। वेरी नाइस, आई एम सो ग्लैड। तो अभी आप बताइए, अभी तक कॉम्प्लिकेटेड लगा कुछ? नहीं है ना कॉम्प्लिकेटेड? आगे भी समझेंगे, नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना तो नहीं है। ठीक है। तृप्ति जी को लगा कॉम्प्लिकेटेड? चलिए, जस्ट किडिंग। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये 9 ग्रहों को देखते हैं। ये 9 ग्रह ना बहुत विशेष हैं, और मैं आपको सच बात बता रही हूँ, आप ऑकल्ट में कुछ भी करते हैं ना, ये सब कुछ यही ग्रह करा रहे हैं हमसे। बहुत इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। आइए समझते हैं इन ग्रहों को कैसे देखना है। इन 9 ग्रहों की एक बहुत आसान तरीके से मैं आपको इन ग्रहों से जोड़ती हूँ, आप देखिएगा आप कितना समझ पाएंगे। सन। सन कौन है? पारशरी ज्योतिष के हिसाब से सूर्य पिता होते हैं। सन इज द फादर। सूर्य हमारी आत्मा है, इट इज आवर सोल। सूर्य जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस है, और सूर्य राजा है। अब राजा कैसा होता है? राजा इज अ लीडर, नो? किंग इज ऑलवेज अ लीडर। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक राजा है, एक लीडर है। राइट। सूर्य हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है, सरकारी कार्य को सूर्य से देखा जाता है, गवर्नमेंट। ठीक है। और सूर्य जो है वो हमारी विल पावर है, हमारा कमिटमेंट है। तो अब आप एक छोटा सा बात समझ लीजिए, सूर्य अच्छा होगा तो व्यक्ति कैसा होगा? कमिटमेंट का पक्का होगा। होगा ना? सूर्य विल गिव यू अ पावर, वो आपको ऐसा बनाएगा कि आप कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो। राइट। और आप अपनी बात के पक्के हो। राइट। फिर आता है चंद्रमा, सेकंड प्लैनेट। देखिए सूर्य क्लियर हो गया। सन क्या है? सन को याद करने के लिए 4 चीजें भी याद कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। याद भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ध्यान रखना है, सूर्य राजा है, बस ऐसे ध्यान रखिए। सूर्य कौन है? राजा है। राजा कैसा होता है? एक लीडर के समान होता है। राजा कैसा होता है? राजा लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। सरकार होती है, पिता होते हैं, और हमारी आत्मा होती है। राइट। फिर आती है चंद्रमा। चंद्रमा माँ होती है। अब माँ से जोड़ दीजिए चंद्रमा को। कैसा नेचर होगा? नर्चरिंग, केयरिंग। और चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। हमारा मन कैसा है? जैसे चंद्रमा सोचिए क्या होता है? फुल मून न्यू मून, फुल मून न्यू मून, है ना? तो चंद्रमा क्या है? बढ़ता है और घटता है, ऐसे ही होता है ना, बढ़ता रहता है घटता रहता है। हमारे मन भी तो ऐसे ही रहता है। हमारे मन की परिस्थिति हर समय बदलती रहती है। अभी हम कुछ करेंगे तो अच्छा फील करेंगे, अभी देखिए जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हम फिर दुखी हो जाएंगे। तो दिस इज मून, ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशंस है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा मूड स्विंग्स है, ट्रू, है ना? तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमें हमारे बॉन्ड्स को बताता है। ठीक है। और चंद्रमा जैसे बढ़ता घटता रहता है ना, मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। तो वैसे ही हमारे मन की स्थिति भी बदलती रहती है। ठीक है। क्लियर है? तो अभी मैं आपको समझाऊंगी, आपको बड़ा मजा आएगा ये समझने में। अच्छा अच्छा, मेरे प्लैनेट ऐसा बैठा होगा इसीलिए मैं ऐसा हूं, है ना?
और चंद्रमा कैसा होता है? चंद्रमा कहते हैं ना चांद की रोशनी, और चांद सा मुखड़ा तेरा, तो चंद्रमा के लिए बड़ी अच्छी सी बात है कि चंद्रमा बहुत ग्लो करता है, बड़ा सुंदर सा गोल सा चेहरा, चेहरे पे चमक, ये चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना। देन कम्स मार्स। मंगल का साल है ना, तो मंगल के साल में हमने सुना था स्टार्टिंग में ही साल के बोल रहे थे अरे बड़े युद्ध होंगे, ये होगा वो होगा, क्यों बोला था? मंगल, मंगल क्या है? कमांडर, सेनापति। सूरज राजा, चंद्रमा माँ, रानी, और मंगल सेनापति। अब सेनापति क्या करता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी। तो यहां पर आप कभी भी मंगल को समझे तो मंगल को ऐसे समझ लीजिएगा, ये एक ऐसा कमांडर है जो बहुत एनर्जेटिक है। कमांडर इज एनर्जेटिक, नो? उसको ना सर्दी पता है ना गर्मी पता है, उसको सिर्फ अपना टारगेट दिखता है, ये मेरा टारगेट है और मुझे ये कार्य करना है। ठीक है। तो मार्स कैसा है? मार्स इज आर एनर्जी, ये हमारी ऊर्जा है। मार्स हमारी जो है फाइटिंग स्पिरिट है। ठीक है। मार्स हमारा जो है जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर जो फोकस है, या हमारे अंदर जो हम बोल्ड होते हैं ना कहीं मंगल से जुड़ जाता है। अब मंगल से हम अपने भाई भी देखते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड मार्स। फिर आता है मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी इज प्रिंस, राजकुमार। मरकरी को समझने के लिए समझ जाइएगा, बुध जो होता है वाणी का कारक होता है, जो आप कम्युनिकेट करते हो, दैट इज मरकरी। मरकरी इज कम्युनिकेशन। मरकरी का अपने, मरकरी जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा ना उसकी आदतें उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। राजकुमार है ना, तो छोटी एज का है, तो जहां बैठेगा उसके जैसा हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो मरकरी इज आर इंटेलेक्ट, हमारा लॉजिक मरकरी है, हमारा कम्युनिकेशन बुध है। ठीक है, तो हम जैसा लॉजिक लगाएंगे वैसे ही कार्य करते हैं ना, तो मरकरी इज लॉजिक, इंटेलेक्ट एंड कम्युनिकेशन। और मरकरी होती है बहनें, सिस्टर्स। राइट, हमारी बुआ बेटी बहनें सब बुध है। देन कम्स जुपिटर। जुपिटर क्या है? गुरु। जुपिटर इज गुरु। अब देवगुरु बृहस्पति बोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कैसे प्लैनेट है? ये एक ऐसे प्लैनेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज देवगुरु बृहस्पति जो है वो इट इज, वो जो कारका है उनका, जो वो बृहस्पति इज अ कारका ऑफ नॉलेज, विजडम। और बृहस्पति इज द कारका ऑफ अबंडेंस। बृहस्पति अबंडेंस के कारक हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। ठीक है, तो हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारी पढ़ाई, ठीक है, और हमारे धार्मिक कार्य, ये सब जो है जुपिटर है। सो जुपिटर जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से हम अबंडेंस देख रहे हैं। तो बृहस्पति जितना अच्छा होगा उतना ही हमारे जीवन में समृद्धि, हम आगे ग्रो करेंगे, हमारी लाइफ में अबंडेंस होगा। तो ऐसे हम देखते हैं देवगुरु बृहस्पति को। फिर आते हैं शुक्रदेव, शुक्राचार्य। शुक्रदेव जो है ये कारका है रिलेशंस के, लग्जरीज के, इंटीमेसी के, मैरिज के, प्रेम संबंधों के, संगीत के, लग्जरीज। अब इसमें स्पेशली आपने आपको ये चीज पता होगी, शायद आप लोगों ने कभी सुना भी हो लोगों के मुंह से कि आपको अपना शुक्र अच्छा करना है तो परफ्यूम्स लगाइए। तो इत्र, खुशबू, मरकरी, सॉरी, वीनस। ठीक है, तो ब्यूटी, वीनस। इंटीमेसी, रिलेशनशिप्स, मैरिज, लव, लग्जरीज, तो ये सब शुक्र है। शुक्र इन सब के कारक हैं। देन कम सैटर्न, शनि। शनि इज द कारका ऑफ डिले, स्ट्रगल, पेन। अब पेन जोड़ दिया, क्यों?
क्योंकि जब काम में देरी होती है, बार बार हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो दुख भी होता है ना। तो शनि क्या है? शनि आयु है, शनि दुख है, शनि जो है संकट है। शनि जो है वो नौकरी को भी बताता है, सेवा को भी बताता है। सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.5 साल में ये अपना घर बदलते हैं। तो इसीलिए इट इज द कारका ऑफ डिले, हर काम को देरी से होना, सैटर्न। जितने भी मेहनत वाले कार्य है ना, फोकस जिसको हम बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सैटर्न। और शनि कौन है? कर्म फल दाता, ये हमारे कर्मों का फल देने आए हैं। हमारे कर्मों का फल देने आने का मतलब ये है कि सैटर्न क्या करेंगे? जब ये हमारे कर्मों का फल देने आएंगे तो ऑब्वियसली हमें पेन होगा, है ना। तो एक स्ट्रिक्ट टीचर है, राइट। ऐसे करके हम सैटर्न को देखते हैं। देन कम्स राहु। अच्छा, सैटर्न से हम क्या देखेंगे? सैटर्न से हमारे जितने भी हमारे पास हाउस हेल्प या डोमेस्टिक हेल्प या जितने भी लेबर क्लास है, इनको हम शनि से देखते हैं, ठीक है। देन कम्स राहु। राहु इज इल्यूजन, राहु इज अटैचमेंट। राहु के पास सिर्फ सिर है। तो राहु कैसा है? हर चीज के बारे में सोचता है, एक बार दो बार, मतलब ओवर थिंकिंग, अटैच कर देगा। रोड़े अटकाना राहु, चलती गाड़ी रास्ते में बंद होना राहु। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से रोड़ा अटक गया, आप समझ जा, राहु एक्टिवेट हो गया। अचानक से जो है कोई भी चीज ऐसी हो जाना जिसमें आप समझ लीजिए अनएथिकल कह सकते हैं, तो वो भी राहु की तरफ जाता है। विदेश यात्रा भी हम राहु से देखते हैं। पॉलिटिक्स, षड्यंत्र करना। सो राहु क्या है? राहु के पास सिर्फ सिर है, तो वो क्या करता है? दिमाग लगाता है, तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना राहु, इल्यूजन राहु। तो राहु कैसा है ना, राहु सिर्फ दिमाग लगाएगा, ऐसी चीजें वो सोच कर ले आएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो राहु इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, बहुत दिमागदार। देन कम्स केतु। केतु इज डिटैचमेंट। केतु के पास दिमाग नहीं है, और केतु के पास सिर नहीं है, केतु के पास धड़ है। तो केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट है। केतु जहां बैठेगा हमें वहीं से डिटैच करेगा। केतु स्पिरिचुअलिटी है, ऑकल्ट है, मोक्ष है। राइट। सो आई होप ये 9 ग्रह हमें समझ आए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। सिर्फ फर्स्ट हाउस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक दृष्टि दूंगी। आप शायद इसको समझ पाएंगे और आपको और इंटरेस्ट आएगा। ये हमारा चार्ट है, अपना अपना चार्ट देखिएगा और फर्स्ट हाउस देखिएगा। लगना कौन सा हाउस होता है? अभी मैंने बताया था कौन सा हाउस होगा, ये वाला ना। दिस इज लगना, फर्स्ट हाउस। अब यहां पर 1 लिखा हो या मार्स लिखा हो, देखिए है किसी की कुंडली में? ओ माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू राइट टुडे। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई राइटिंग, बट आई जस्ट ट्राई टू मेक इट इजी। अगर यहाँ पर किसी के 1 लिखा हो या मार्स लिखा हो, तो ये व्यक्ति की लाइफ, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी पे कौन से ग्रह का असर आएगा? 1 और मार्स होगा तो मंगल का असर आएगा, ठीक है। किसका असर आएगा? मंगल का असर आएगा। लगन से देखना है डियर आकांक्षा जी, लगन से देखेंगे, ठीक है। ओनली लगन, अभी मून चार्ट नहीं देखेंगे। अभी एक चार्ट पकड़ो, सिर्फ लगन चार्ट। ऊपर लिखा होगा, ऊपर या नीचे कहीं पर भी मेंशन्ड होगा, इट विल बी मेंशन्ड लगना। जिस किसी का भी चार्ट है ध्यान से देखिएगा।
फर्स्ट हाउस में अगर 1 लिखा है, 7 लिखा है, सार्थक जी वेट कीजिएगा, अभी मेरे को 7 तक आने दीजिए, ठीक है। 1 लिखा है या मार्स लिखा है, तो ये व्यक्ति की लाइफ में इसके इसकी पर्सनैलिटी पे मंगल का असर विशेष हो गया। ठीक है, अभी मैं सारे नंबर्स भी बता दूंगी आपको, मगर अभी सिर्फ मैं आपको आपके बारे में बता रही हूँ, थोड़ा सा देखिए कितना आप इससे रेजोनेट करते हैं। मंगल क्या था? सेनापति। अब पर्सनालिटी पे मंगल का असर होगा तो व्यक्ति कैसा होगा? बहुत एनर्जेटिक एंड बोल्ड। यस और नो? एनर्जेटिक होगा, बोल्ड होगा। बताइए, है कोई जिसकी जो है फर्स्ट हाउस में मार्स हो? चैट बॉक्स में डालिए। वर्कआउट करने वाला व्यक्ति, शॉर्ट टेम्पर्ड, वेरी ट्रू, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकता है, वेरी नाइस। मंगल होगा तो शॉर्ट टेम्पर्ड भी होगा। ठीक है, तो पहले घर में अगर मंगल का प्रभाव होगा तो हमारी पर्सनालिटी पे किसका असर आएगा? मंगल का असर आएगा। तो हम कैसे हो सकते हैं? हम वर्कआउट करने वाले, बहुत एनर्जेटिक, और बहुत जो है जिसको हम बोलते हैं कि ऑलवेज रेडी काइंड ऑफ बोल्ड पर्सनालिटी हमारी हो सकती है, और शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। ट्रू। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट हमने पकड़ा। हमने क्या किया? पहला घर लिया, पहला घर हमारी पर्सनालिटी थी, एक प्लैनेट लिया, उसको फटाफट जोड़ दिया और हमने बता दिया कि ये व्यक्ति ऐसा है। अभी कुछ बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं किया। समझ आई यहां तक बात? क्लियर हो गई? आइए, अगर खाली होगा आकांक्षा जी तो यहाँ एक नंबर लिखा होगा, सिर्फ नंबर देखिएगा फिर, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा है। अभी मैं राशियां नहीं समझाई है, इसलिए मैं अभी राशियों पे नहीं आ रही हूँ, मैं सिर्फ आपको नंबर बता रही हूँ। 2 नंबर अगर लिखा है और यहाँ पर लिखा है वीनस, या तो 2 लिखा है या वीनस लिखा है, या दोनों ही लिखे हो सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति कैसा होगा? तो व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, उसको लग्जरीज पसंद होंगी, सुंदर होगा, और ऐसा व्यक्ति जो है उसको लग्जरीज अट्रैक्ट करती होंगी, और बहुत जो है अपने रख रखाव, अपनी सुंदरता पे अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाला होगा। क्लियर है किसी के 2 नंबर? एनीवन? सूरज जी, ओह वाह, ग्रेट। सो नाउ यू हैव टू सी कौन सा प्लैनेट है, उसका किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, और जिसके मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे होंगे तो उन सबका आता है। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ आएगा, उसको कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, देन कम्स 3। या तो यहाँ 3 लिखा हो या यहाँ पर मरकरी लिखा हो। ठीक है, 3 लिखा हो या मरकरी लिखा हो तो ये प्लैनेट कौन सा हो गया? बुध। यहाँ पर हाउ टू सी वेयर इज माई नंबर, आपके फर्स्ट हाउस में प्रोमिता जी एक नंबर जरूर लिखा होगा, चेक करिए और देखिए कौन सा नंबर लिखा है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? कम्युनिकेटर होगा, एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा। ये अपनी एज से छोटा दिखता होगा। ठीक है, बुध कैसा है? बुध क्या था? बुध के मैंने आपको क्या बताया था? एक प्रिंस है, प्रिंस की एज जो है कि कम एज का होगा ना। तो कैसा व्यक्ति हुआ? एक अच्छा। और बुध किसका कारक था? कम्युनिकेशन का। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, एज से छोटा दिखता होगा, राइट। और मरकरी अगर यहाँ बैठा होगा तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा। मैंने बताया था ना, मरकरी इज द कारक ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। तो व्यक्ति कैसा होगा? इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, मरकरी लिखा है, कुछ भी दोनों में से होगा तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी जो है आपकी पर्सनालिटी पे ये प्रभाव होगा, राइट। अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि तीसरी राशि जेमिनाई है और जेमिनाई स्प्लिट होती है, तो आई आई नॉट कंफ्यूज यू। तो दोज हु आर मैसेजिंग, ओनली मरकरी वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। ठीक है, मैं ये मानकर चलती हूँ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जीरो मीन्स हमें कुछ नहीं पता है, तो हमें इजी तरीके से आगे बढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? येस और नो? आई वांट अ येस इन दी चैट बॉक्स, और जिसको नहीं हुआ तो वो भी। और प्रोमिता जी, आपको एस्ट्रोसेज पे आप डिटेल्स डालोगे, आपको आपका चार्ट मिल जाएगा, कोई भी चार्ट हो आप उसको देख सकते हो, राइट। चार्ट होना जरूरी है, तभी आप इसका इसका मैसेज समझ पाओगे मैं आपको क्या समझा रही हूँ। ठीक है, यहां तक समझ आया? इजी है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, परफेक्ट। देन कम्स 4। 4 नंबर या हो यहाँ पर मून लिखा हुआ, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी? जिसको बोलते हैं ना नर्चरिंग, माँ जैसी, हर किसी की केयर करने वाला, राइट। और बहुत सबका ध्यान रखने वाला, सॉफ्ट हार्टेड, और थोड़ा सा फिकल माइंडेड। कैसे बताया था? देख लीजिए, मून से जोड़ लीजिए अपनी पर्सनालिटी को, जिस किसी के भी है। मैंने क्या, सॉरी, क्या बताया था? चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है ना, तो मूड स्विंग्स ऐसे लोगों को बहुत आते हैं।
ठीक है, इमोशनल होते हैं। चंद्रमा किसका कारक था? इमोशंस का कारक था। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? इमोशनल होगा, माँ की तरह होगा, बड़ा नर्चरिंग होगा, बहुत केयर करने वाला होगा। चले भले ही किसी जेंट्स के चार्ट में भी होगा ना, तो वो सबका ध्यान रखेगा, हर किसी को केयर करने वाला, हर किसी से पूछने वाला। अंडरस्टूड? यस, है किसी के तो बताइए। और अगर सिर्फ मून का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस हुआ, तो मैंने कहा था ना, चांद सा मुखड़ा तेरा, वैसा भी होगा वो। अंडरस्टूड? तो ऐसे करके आप समझ सकते हो इसको। ठीक है। देन कम्स 5, सन। ये राशियों के नंबर्स होते हैं, जो अभी अभी मैं राशियां आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ये नंबर्स भी समझ आ जाएंगे। हाँ, देखिए 4 नंबर है, लिख दिया। यस, वेरी नाइस। तो सन जो है, सूर्य राजा है, तो बताइए ये कैसा होगा? राजा की तरह होगा ना, डोमिनेटिंग, है ना, अपनी बात रखने वाला। और सूरज में कितना तेज होता है, कितना प्रकाश होता है, तो इसके चेहरे पे कितनी चमक होगी, सोचिए। राइट? तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? एक लीडर के समान होता है, ट्रू। ठीक है। वाह, वेरी नाइस तृप्ति जी। तो जहां पर अब आपके 5 और सूर्य दोनों बैठे हैं, अब आप सोचिए कितना स्ट्रांग हो गया लगना, है ना। तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो गया? बहुत अपनी बात बिना डरे रखेगा। बताइएगा तृप्ति जी, ऐसा है या नहीं है? ऐसे व्यक्ति को डर नहीं लगता अपनी बात रखने में, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, एक लीडर की तरह होते हैं बिल्कुल। ठीक है ना। और डोमिनेटिंग भी होते हैं, अपनी बात को, पूरी बात रखेंगे अपनी बिना डरे। और ऐसा भी कहते हैं कि फर्स्ट हाउस में सूर्य हो, तो जब ऐसा व्यक्ति एंटर होता है ना, तो लोग पलट के जरूर देखते हैं, अच्छा ऐसा होता है, सूर्य है ना, चमकेगा नहीं। राइट? ऐसे करके देखेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ आया? अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये बताइए। एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड? नथिंग। आपने घर समझे, आपने ग्रह समझे और जोड़ दिया दोनों को, बस। टू डोमिनेंट। वाह। नाउ कम्स 6। 6, ये 6 भी जो है, ये नंबर भी मरकरी का होता है, इसीलिए या तो 6 लिखा हो या मरकरी हो, ये कन्या राशि होती है। तो या तो 6 लिखा हो या बुध लिखा हो। यहां पर भी हम ऐसे ही कहेंगे, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, शार्प माइंड होगा, अच्छा कम्युनिकेटर होगा। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो है, इसको ऐसे बोलते हैं कि ये जो है थोड़ा एनालिसिस करने वाला हो जाता है। बट अभी फिर मैं इसको इधर 6 से नहीं जोड़ करके आपको बुध से ही समझाऊंगी, कि जैसे बुध की बुध के जो कारक तत्व है, वो यहाँ पर जोड़ दीजिए बस। राइट? सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। यस प्रवीण जी, और आपके तो शायद 3 ग्रह बैठे हैं, तो तीनों का इन्फ्लुएंस आ रहा है ना। अंडरस्टूड? देन अगेन, अगर 7 हो, 7, 2 और 7 दोनों में शुक्र साथ, शुक्र हो या 2 और 7 लिखा हो, तो भी व्यक्ति वीनस से गवर्न होता है। यहाँ पर मतलब 7 लिखा हो, अभी किसी के 7 लिखा था ना, तो उन्होंने पूछा था, तो भी ये शुक्र की राशि होती है, तुला राशि। अब यहाँ पर भी व्यक्ति कैसा होगा? बहुत चार्मिंग होगा। ठीक है। और इसको भी लग्जरीज पसंद होंगी, अपना बहुत लविंग होगा, और अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाला होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। देन कम्स 8। अगेन दिस इज अ नंबर ऑफ मार्स। तो सिर्फ मार्स से ही समझिएगा, अभी कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट ओनली मार्स। ठीक है, 8 हो या मार्स हो। अगेन ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है। और मंगल की जो है सारे एट्रीब्यूट्स इसमें हम देख सकते हैं। एनर्जेटिक होगा, और बिल्कुल एक फाइटर की तरह होगा, अपनी हर चीज को लड़कर आगे बढ़ने वाला होगा। और जो है गुस्से में तेज हो सकता है, ऐसे करके हम इसको देखेंगे। राइट? देन अगेन, अब मैं आपको दो दो करके बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए 9 या 12 लिखा हो, ये दोनों नंबर जुपिटर के होते हैं। यहाँ पर 9 लिखा हो या 12 लिखा हो, या फिर यहाँ पर जुपिटर लिखा हो, JU, बृहस्पति। अब बताइए, बृहस्पति किसका कारक था? बृहस्पति का कारक क्या था? बृहस्पति बृहस्पति जो है, वो विद्या के कारक हैं, वो हमारे को विजडम देते हैं, है ना। तो ये ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? बहुत नॉलेजेबल होता है, बिल्कुल, यस, गुरु। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? बहुत नॉलेजेबल होगा। और ब्राह्मण है, बृहस्पति से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कैसे होते हैं? ब्राह्मण कैसे होते हैं? ब्राह्मण हमेशा सत्य का साथ देने वाले होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, है ना। तो आप भी जैसे अजय जी 12 लिखा है, तो दैट मीन्स यू आर गवर्न बाय जुपिटर। आपका जो लगन है वो बृहस्पति का लगन है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आचरण में बहुत अच्छा, कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर। और जो है, ऐसा माना जाता है कि जुपिटर अगर लगन में हो, तो ऐसे लोग जो है बहुत लॉयल होते हैं। वेरी गुड। अंडरस्टूड?
तो ऐसे ये ज्ञान का कारक है, बहुत ज्ञान लेंगे, ज्ञान देंगे, लोगों को खूब ज्ञान देते हैं। ठीक है, खूब सीखते हैं अपने जीवन में। देन कम्स, अगर यहाँ पर 10 या 11 लिखा हो या सैटर्न लिखा हो, यहाँ पर 10 नंबर लिखा हो, 11 लिखा हो, या यहाँ पर सैटर्न लिखा हो, तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी पे शनि देव जो है उनका इन्फ्लुएंस रहता है। बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, इनके काम थोड़ी थोड़ी डिले से होते हैं, और थोड़ी टोका टाकी की हैबिट भी होती है ऐसे लोगों को। टीचर है ना, टीचर, शनि इज अ टीचर, है ना, तो ये थोड़ा टोका टाकी भी करेंगे, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। और इन बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, जिम्मेदारी लेने वाले लोग होंगे, और बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं। अंडरस्टूड। अब मुझे यहाँ पर आपसे जानना है कि ये इजी था, डिफिकल्ट था? वेरी नाइस मीनाक्षी जी, अब साथ में भी बता दीजिए हाउ मच यू रेजोनेट विद इट और नॉट, राइट? वेरी नाइस तृप्ति जी। ठीक है, समझ आया। डिसिप्लिन्ड होते हैं ऐसे लोग, सैटर्न है ना, सैटर्न मेक्स यू डिसिप्लिन्ड, राइट? इजी है। हाउ मेनी ऑफ अस आर फाइंडिंग इट इजी? तभी मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि अब मैं तीसरा कंसेप्ट जोड़ने वाली हूँ। अभी हमने 12 9 पढ़ा है, अभी हमें 12 और पढ़ना है। हाँ, पहले मैं आराम से वेट करती हूँ, मुझे बता दो कितने लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और कितनों को इजी। मैं पानी पी रही हूँ, जब तक आप भी पी लो। इट इज गुड। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक साथ सब कुछ मैस कर लोगे तो है। तभी मैंने आपको सिर्फ 2 चीजें जोड़ी हैं, आप तीसरी भी जोड़ देंगे इसमें, तब आपको और मजा आएगा और आनंद आएगा। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा श्वेता मैम, है ना? क्वेश्चन अभी मैं लूंगी लास्ट में, आई टेक योर क्वेश्चंस। आप अपने क्वेश्चंस नोट करके रखो, मैं लास्ट में आराम से तसल्ली से आपके क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है। सन मून 7th हाउस में है मानसी जी, प्रिडिक्शन है ये, अभी मैं आपको चलो बता भी दूंगी। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए मानसी जी, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ राशियां, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राशि। अभी हमने पढ़ा था 12 घर, 9 ग्रह। अब मैं आपको इसके साथ जोड़ दूंगी राशि। विशाल जी, अगर 8 नंबर लिखा है ना, तो मार्स है, वो मंगल की राशि है वो। ठीक है, वृश्चिक राशि। आइए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स है ना, अभी संजय जी ये भी बता दूंगी इन तीनों चारों में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज दी मदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन सब की मदर है, मतलब वो एक, ये सब उसी में से निकला है, चाहे वो केपी हो, चाहे लाल किताब हो, चाहे बीएनएन हो, सब उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए 12 नंबर लिखे हैं, ये 12 नंबर आपकी 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउसेस फिक्स थे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हाउसेस फिक्स थे, ये भी टफ नहीं है, मैंने तभी कहा लर्न नहीं करना है, सिर्फ इनको नोट करना है। ठीक है, लर्न नहीं करना है कुछ भी, तो इसलिए आप लर्न करने के बारे में सोचोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लर्न मत करना कुछ भी। हाउसेस फिक्स थे, हमने बताया कि प्लैनेट क्या था, हाउस क्या था। अब हम देखेंगे इन नंबर्स को, ये नंबर्स की विशेषता क्या है। तो क्या होता है, ये जो राशियां है ना, इन राशियों में राहु और केतु को कोई राशि नहीं दी गई है। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं दी गई है। और सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि है। ठीक है, सन एंड मून हैज ओनली वन राशि। बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, टोटल प्लैनेट्स कितने थे? 9। ठीक है, 9 ग्रहों में से सूर्य चंद्रमा के पास एक एक राशि है, और राहु केतु के पास कोई राशि नहीं है। तो 4 निकाल दीजिए, अब बचे 5। 5 ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं। ठीक है, तो पहला नंबर, अब ध्यान से सुनिएगा, पहला नंबर होता है मेष राशि, एरीज। ठीक है, ये सिर्फ लिखना है, और इसको बिल्कुल याद नहीं करना। मैं बिल्कुल याद करने के फेवर में नहीं हूं, मैंने आपको बोला आप नोट्स बनाओगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। मेरे साथ साथ अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो पहला नंबर है मेष राशि, जिसको हम इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। इसके स्वामी होते हैं मंगल, ये मंगल की राशि है। ठीक हो गया, क्लियर है? इसीलिए मैंने बोला था पहले घर में एक लिखा हो या मंगल लिखा हो, तो आपके ऊपर मंगल का प्रभाव आएगा, कुछ ना कुछ तो निश्चित आएगा, डिपेंड करता है कि उसमें और कौन सी प्लानिटरी पोजीशंस हैं। 2 नंबर
जिसको हम बोलते हैं वृषभ राशि, इंग्लिश में इसको टॉरस कहा जाता है, इसके भी जो मालिक होते हैं वो होते हैं शुक्र, वीनस। 3 नंबर राशि, मतलब जहां पर 3 लिखा होगा वहां कौन सी राशि है, वहां पर कौन सी राशि का इन्फ्लुएंस है, मिथुन, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं जेमिनाई। इसके मालिक होते हैं, लॉर्ड ऑफ दिस राशि इज मरकरी। 4 नंबर कर्क राशि है, जिसे इंग्लिश में कैंसर बोला जाता है। इसके मालिक होते हैं चंद्रमा, मून। 5 नंबर सिंह राशि है, जिसे इंग्लिश में हम लियो बोलते हैं। इसके मालिक होते हैं सूर्य देव, सन। 6 नंबर कन्या राशि है, जिसे इंग्लिश में वर्गो बोला जाता है। इसके मालिक होते हैं मरकरी, बुध। 7 नंबर तुला राशि होती है, इसके जो है इसे इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं, और इसके मालिक होते हैं शुक्र, वीनस। अंडरस्टूड। देन कम्स 8 नंबर, जिसको हम हिंदी में वृश्चिक बोलते हैं, स्कॉर्पियो। इसके मालिक होते हैं मंगल, मार्स। देन कम्स 9th, जिसे हम हिंदी में धनु बोलते हैं, इंग्लिश में सैजिटेरियस बोलते हैं। इसके मालिक होते हैं जुपिटर। देन कम्स 10th, 10th राशि मकर राशि होती है। इसे इंग्लिश में कैप्रिकॉन कहा जाता है, और इसके मालिक होते हैं सैटर्न। 11 नंबर कुंभ राशि होती है, जिसके मालिक वो सॉरी, जिसको इंग्लिश में एक्वेरियस बोलते हैं, और इसके मालिक भी होते हैं शनिदेव, सैटर्न। देन कम्स 12 नंबर मीन राशि, पाइसेस, जिसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। सो 12 घर, 9 प्लैनेट्स, और 12 राशियां, इनका कॉम्बिनेशन, परमिटेशन हम समझते हैं, जिससे हम चार्ट रीड करते हैं। आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पाए होंगे। क्लियर है? यस और नो? बिफोर आई मूव अहेड आई वांट अ यस और नो फ्रॉम यू। परफेक्ट, सो गुड। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लगना, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लगन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन लगना, नथिंग एल्स। देखिए, एक चार्ट आपने सीख लिया, सब सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें समझना है कि पारशरी ज्योतिष में ये बेसिक है कि यू शुड नो हाउ द 12 हाउसेस आर, हाउ 9 प्लैनेट्स एंड 12 राशिज दे वर्क टुगेदर, कैसे ये कार्य करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, लेट मी जस्ट रिपीट इट वंस अगेन। 1 नंबर राशि होती है मेष राशि, जिसके मालिक होते हैं मंगल। 2 नंबर राशि होती है वृषभ राशि, जिसके मालिक होते हैं शुक्र। 3 नंबर राशि होती है मिथुन राशि, जिसके मालिक होते हैं बुध। 4 नंबर राशि होती है कर्क राशि, जिसके मालिक होते हैं चंद्रमा। 5 नंबर राशि होती है सिंह राशि, जिसके मालिक होते हैं सूर्य। 6 नंबर राशि होती है कन्या राशि, जिसके मालिक होते हैं बुध। 7 नंबर होती है तुला, जिसके मालिक है शुक्र। 8 नंबर है वृश्चिक, जिसके मालिक है मंगल। 9 है धनु, जिसके मालिक है बृहस्पति। और 10 है मकर, जिसके मालिक है शनि। 11 है कुंभ, जिसके मालिक शनि है। और 12 मीन है, जिसके मालिक बृहस्पति देव है। अंडरस्टूड। अब आपको यह समझना है कि कुंडली के जिस घर में कोई प्लैनेट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कुंडली के जिस घर में कोई प्लैनेट नहीं है, वहां एक नंबर लिखा है, ठीक है। और वो नंबर क्या है? वो नंबर उस घर का
जिम्मेदार है, वो उसका लॉर्ड है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात समझाती हूँ, शायद आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कि यू हैव, आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आपके पास दो फ्लैट्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसानी से मेरी बात आप तक पहुंचेगी। आपके पास दो फ्लैट्स हैं। अब क्या हुआ कि आपने एक फ्लैट रेंट पे दे दिया। अब जो फ्लैट आपने रेंट पे दे दिया उसमें एक प्लैनेट आके रहने लग गया। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिखा के बताती हूँ और इजी हो जाएगा आपको समझने में। ये आपका, ये पूरी लैंड थी, आप मान लो कि ये वाला हाउस रेंट पे चला गया, यहाँ पर एक प्लैनेट आके बैठ गया, सैटर्न। अब ध्यान से समझिएगा, आपका फ्लैट है, आपने उसे रेंट पे दिया है, तो उस घर को, उस फ्लैट को, उसका रख रखाव कौन करेगा? आप करोगे या आप टेनेंट करेगा? कौन करेगा? आप करोगे, टेनेंट करेगा? आपने तो उसे रेंट पे दे दिया ना। हु विल डू इट? यू आर द टेनेंट। या एग्जैक्टली, द टेनेंट, है ना। तो जब आप वहां प्रेजेंट ही नहीं हो तो आपने तो उसे रेंट पे दे दिया, अब उसका रख रखाव, उसको मैनेज कौन कर रहा है, उसके रिजल्ट्स कौन लेके आ रहा है? जो वहां पर बैठा है, द प्लैनेट हु इज सिटिंग देयर, राइट। और मान लो अब क्या हुआ, ये घर खाली है, आपका जो फ्लैट है, मान लो आपका एक बैंगलोर में फ्लैट है, वो खाली पड़ा है, टेनेंट भी नहीं मिला। अब वहां पर पानी लीक होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है या और कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? आप ही लोगे ना, आप, अगर आप उसके ओनर हो। अल्टीमेटली चाहे आप दिल्ली में भी बैठे हो, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग देयर। ठीक है, वहां का जो भी सोसाइटी वाले होंगे वो आप ही को कॉल करेंगे, सर आपके फ्लैट में प्रॉब्लम आ रही है, दरवाजा खुला है, पानी लीक हो रहा है, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ वो ये है कि या तो वहां कोई प्लैनेट बैठा हो तो जिम्मेदारी प्लैनेट की होती है, बट इन केस इफ देर इज नो प्लैनेट, अब मान लीजिए यहाँ प्लैनेट बैठा ही नहीं है, यहाँ नंबर लिखा है 5, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इस नंबर की। इस नंबर की राशि बताइए, आपने नोट करी है, फटाफट बताइए 5 नंबर वाली राशि कौन सी थी? यस, वेरी नाइस, लियो, सिंह। सो गुड, सो गुड, वेरी गुड। तो सिंह के मालिक कौन थे? सिंह राशि के मालिक कौन थे? सूर्य देव। तो यहाँ की जिम्मेदारी किसके पास चली गई? सूर्य देव के पास। अंडरस्टूड? कंसेप्ट क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? मैं फिर रिपीट कर सकती हूँ प्लीज, आई डोंट माइंड रिपीटिंग, आपको क्लियर होना चाहिए। कोई किसी को चाहिए कि मैं रिपीट करूं या ये क्लियर हो गया? देखिए, मैं फिर से ये बात बोलूंगी, इफ देर इज नो प्लैनेट सिटिंग इन द हाउस, अगर एक घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस घर की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर एक घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? उस घर के ओनर के पास। ओनर कौन है? ये राशि उसका ओनर है, और राशि लॉर्ड के पास उसकी जिम्मेदारी चली जाएगी। ठीक है तृप्ति जी? अब जैसे एक एग्जांपल और दूं, अभी आप बता देना फटाफट। अपना बस पेज खोल के रखो, फिर मैं इसीलिए कहूंगी आपको, देखो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो पेज ओपन करके रखना है। जब तक आपको टिप्स पे ना आ जाए, आ जाएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अब मान लो इस घर में लिखा है 7 नंबर और कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो कौन सी राशि है जिसपे इसकी जिम्मेदारी जाएगी? हु इज द ओनर? लिब्रा। अमेजिंग, वाओ, वेरी नाइस रुचि जी, वन स्टेप अहेड। अभी बहुत सारे आंसर्स मिले नहीं है। एग्जैक्टली, दैट अप्लाइज एवरीवेयर मनुष्य जी। ऑब्वियसली यस, अभी आ जाते हैं, वो भी बता देते हैं। वेरी नाइस, वेटिंग फॉर मोर। और भी मैं लोगों का इंतजार कर रही हूँ, अभी मेरे पास कम आंसर्स आए हैं। मैं पोल डालूं क्या, तब पता चलेगा कितने लोगों को समझ आया। आई एम वेरी बैड एट दिस, नो, आई कीप वेटिंग। मैडम तो एक ही क्वेश्चन पे इतना इतना टाइम लगा रही है। बट आपको, जब तक आप नहीं बताओगे आपको समझ आया, तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे? वेरी नाइस।
अंडरस्टूड। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि इनका इनका कर्म भाव खाली है तो इनका कर्म भाव कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ होगा ही नहीं। नहीं भाई, तुला राशि पूरी जिम्मेदारी लेगा, और उसके उसके लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव। तो कर्म भाव जो है वो कहाँ से चैनलाइज हो रहा है? थ्रू वीनस। अंडरस्टूड, क्लियर है ये बात? यस एवरीवन, वेरी नाइस। एक और पूछ लूं? पूछ लो एक और। चलो, अब मैं पूछूंगी और वेट करूंगी। और हम लोग यहाँ पर कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर? वी आर 77। तो मैं कम से कम 70 आंसर्स तो एक, चलो 35 मान लेते हैं, हम 70 भी नहीं जाते। 35 लोग तो जवाब देंगे, क्योंकि बाकी चलो जो दो चार सो गए होंगे उनको भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं। मैं मानती हूँ ऐसा होता है, दैट्स ओके। चलो, मनुष्य जी का क्वेश्चन था, उसी पे आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर लिखा है और कोई प्लैनेट नहीं है, बताइए राशि। नाउ दिस इज क्विक, सो गुड। हाँ 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 हाँ, चेक करिए, स्कॉर्पियो नहीं है, इट्स सैगिटेरियस। ओके, जिसने लिखा है। हाँ हाँ, आपने गलत 9 नंबर है बेटा, 8 नंबर होता है। सॉरी, स्कॉर्पियो। ठीक है, सो इट्स धनु। धनु के मालिक कौन है? जुपिटर। अमेजिंग। तो इनकी पर्सनालिटी कौन सा प्लैनेट गवर्न कर रहा है? जुपिटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? देखिए, मैं कंसेप्ट ऐड कर करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप चार चीजें समझो, मगर वो ऐसे समझ लो कि आप उसे भूलो नहीं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, जस्ट अ सेकेंड ना। तो आई होप यहां तक सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है वो 9 नंबर मतलब धनु राशि मतलब बृहस्पति से गवर्न होती है। अब बताइए दो तीन एट्रीब्यूट्स क्या क्या, कैसी पर्सनालिटी होगी इनकी? चैट बॉक्स फटाफट, जुपिटर कैसा था? वेरी नाइस, नॉलेजेबल। यस, सो गुड। लर्नर, ज्ञानी, नॉलेजेबल, विजडम, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, वाइज, अबंडेंस। ओके, सबको ज्ञान देगा कह सकते हैं। गुरु है ना वो, तो खुद भी तो ज्ञान देगा सबको, है ना? ऐसे करके हम इसको समझते हैं। क्लियर हो गया? टीचर, वेरी गुड। धर्म कर्म में ध्यान रखने वाला, सो गुड। देव गुरु बृहस्पति, विजडम, क्रिएटिव, अबंडेंस, अमेजिंग। टीचर, प्रीचर, वाओ। अब आप लोग समझ चुके हैं मेरी बात, क्लियर हो गई ये बात। अब बात आती है, हमारी कुंडली में ये प्लैनेट अच्छा है या खराब है? बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। अभी तो हमने ये समझा कि ये व्यक्ति, अब ऐसे में कहूं कि हर व्यक्ति एक सा होगा तो ऐसा तो संभव नहीं है। फिर हमारे कितने प्लैनेट एक साथ बैठे हैं? फ्रेंड्स बैठे हैं या एनिमीज बैठे हैं? तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपको समझाने जा रही हूँ वो फ्रेंडशिप और एनिमिटी ऑफ प्लैनेट्स है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, समझेंगे इस बात को, फिर मैं आपको ये बात विद चार्ट समझाऊंगी। हम अपने फ्रेंड के साथ अपने घर में रहते हैं, तो हम कैसा फील करेंगे, अच्छा या खराब? वील फील गुड। यस। आप सोचिए, आपके बेस्ट फ्रेंड आके आपके साथ रहने लग जाएं तो हमारे वो घर कैसा हो जाएगा? हर समय हैप्पी हैप्पी रहेगा, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर हो जाएगा, वील फील सो गुड एंड ब्लेस्ड, है ना? घर का माहौल अच्छा रहेगा। और सोचिए, दो एनिमीज आकर साथ में बैठ रहने लग जाएं तो क्या होगा? क्या होगा फिर? सैड, ट्रू, झगड़े, है ना? मतलब दैट हाउस विल बिकम अनकंफर्टेबल। एम आई राइट? ऐसे ही होगा ना, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब मित्र प्लैनेट्स आकर एक साथ आ जाएं तो वो घर अच्छा हो जाता है। और जब शत्रु प्लैनेट्स आ जाएं, शत्रु प्लैनेट्स दोनों मिलकर बैठ जाएं, तो उस घर की जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। अंडरस्टूड? यहां तक बात समझ आ गई? फ्रेंड्स फ्रेंड्स आकर बैठेंगे तो दैट हाउस विल बिकम गुड, एनिमीज आकर बैठेंगे तो दैट हाउस विल बिकम the it will become uncomfortable, so the results will keep changing. इसी तरीके से
चलिए पहले मैं आपको फ्रेंडशिप एनिमिटी दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ, उसके बाद आपको बाकी बात समझाती हूँ, फिर आपको और मजा आएगा इसे समझने में। अच्छा एक चीज बताइए, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग और मजा आ रहा है समझने में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वरना स्ट्रेस होने लगता है, राइट? यस, इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग, देन ओनली वी कैन लर्न। ट्रू। चलिए, ग्रेट। सो दिस इज, ये आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगी, आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा एक बार। नाउ आई जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन यू द फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी ऑफ द प्लैनेट्स। तो एक तरफ ये देव प्लैनेट्स होते हैं, दीज आर देव प्लैनेट्स, ठीक है? ये देव प्लैनेट्स है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। ये चारों क्या हैं? दे आर फ्रेंड्स, ये आपस में मित्र हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, दे आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स विद ईच अदर। मतलब ये चारों में से दो बैठ जाएं, तीन बैठ जाएं, एक साथ आकर बैठ जाएं, तो ये क्या करेंगे? ये घर अच्छा कर देंगे। रिजल्ट्स कैसे हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। अंडरस्टूड? वेयर एज वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये क्या है? दे आर दैत्य प्लैनेट्स, जिनके गुरु कौन होते हैं? शुक्राचार्य, वीनस। तो वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये क्या है? दे आर नॉट, ये दैत्य प्लैनेट्स हैं, ये देव प्लैनेट्स हैं, ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में, ये भी आपस में मित्र हैं, मगर ये आपस में शत्रु है। सूर्य की मित्रता नहीं है वीनस के साथ, ठीक है? सूर्य इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ वीनस। सूर्य इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ सैटर्न। आई होप यू नो द स्टोरी ऑफ सन एंड सैटर्न। पिता पुत्र है और इनके बीच में ये नैसर्गिक शत्रु हैं, ठीक है ना? देन सन एंड राहु, ऑब्वियसली यस, दे आर नॉट फ्रेंड्स। सन एंड केतु आर ऑल्सो नॉट फ्रेंड्स। यहां तक बात समझ आई? और राहु और केतु वैसे भी छाया ग्रह है, इसको हम समझेंगे वेरी इन डिटेल्स, वी अंडरस्टैंड दीज टू प्लैनेट्स, ठीक है? देन मरकरी। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो इन सब से बनाकर चलता है, सारे दैत्यों से, इनका, इसके शुक्र से, शनि से, राहु से, केतु से, इट हैज फ्रेंडशिप विद ऑल ऑफ देम। मरकरी इज अ फ्रेंड ऑफ सन ऑल्सो। मरकरी सूर्य का भी मित्र है। बुध जो है चंद्रमा के साथ मित्र नहीं है, बुध मंगल के साथ भी मित्र नहीं है, मगर बुध न्यूट्रल है जुपिटर के साथ। ओके, मरकरी इज न्यूट्रल विद जुपिटर। अंडरस्टूड? यहां तक समझ आया? अब क्या हुआ? अब आप ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए, अब मैं, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको जवाब देने में बहुत आसानी होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी के सेवेंथ हाउस में सन एंड सैटर्न एक साथ आकर बैठ गए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनना, चार्ट आपके सामने है, सेवेंथ हाउस को आप जानते हो। सेवेंथ हाउस में सन एंड सैटर्न एक साथ आकर बैठ गए। सेवेंथ हाउस किसका घर था? बताइए चैट बॉक्स, क्विक। हाउस ऑफ, सेवेंथ हाउस किसका घर था? ना ना ना, सिर्फ आपको ये बताना है किस, क्या देखते हैं हम सेवेंथ हाउस से? सेवेंथ हाउस से हम क्या देखते हैं? मैरिज। ट्रू, वेरी नाइस सूरज जी, अब वेरी करेक्ट आंसर। इसको और क्लियर अभी हो जाएगा, वेरी नाइस। तो सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज। कौन आकर बैठा? सूर्य और शनि। अब देखिए, सूर्य शनि फ्रेंड्स हैं क्या? चेक इट आउट, दे आर नॉट फ्रेंड्स, नो। कैसी रहेगी मैरिज? अच्छी रहेगी क्या? अंडरस्टूड? आपको आंसर मिल गया? क्लियर हो गया? आपने सिर्फ ये देखा सेवेंथ हाउस में कौन बैठा, आप सामने वाले को बता दोगे कि मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और निश्चित चल रही होंगी। आप उठा के देख लेना अगर आपको ऐसा कोई चार्ट मिल जाए, देर इज नो डाउट। इतना क्लियर है, इट इज सो 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 क्लियर। क्लियर हुई ये बात? समझ आ गई? कितने लोगों को समझ आई मेरी बात? तो उस हाउस के जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, व्हेन देयर आर एनिमी प्लैनेट सिटिंग। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एम आई सेइंग, ठीक है? या पार्टनरशिप में भी क्या होगा? पार्टनरशिप करनी चाहिए। अब ध्यान दो, बिजनेस पार्टनरशिप का भी घर है। अब उसके घर में आकर बैठ गया सूर्य शनि एक साथ, हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप कर लो। करनी चाहिए उसे पार्टनरशिप? नहीं कर पाएगा, दुश्मनी हो जाएगी, नैसर्गिक शत्रु हैं। क्या होगा? झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे। पार्टनरशिप चलेगी क्या? नहीं चलेगी।
तो उसको बिजनेस पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग। ठीक है। ये एक पार्ट है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे इनको देखना है, कैसे जोड़ना है, और कैसे आपको इसको डिकोड करना है। और फिर यहाँ पर महत्व आ जाता है राशि का। आइए आपको आप ही की कुंडली से दो बहुत सुंदर सूत्र बताती हूँ। अपनी अपनी चार्ट अपने पास रखिएगा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा था लगन। लगन क्या था? लगन वॉज द फर्स्ट हाउस। लगन क्या था? लगन था, मीन्स बुध को ज्यादा पूजा करनी चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग आकांक्षा जी। लगन वॉज दिस हाउस। लगन ये वाला हाउस था। अब मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आपके पहले घर में इस हाउस में कौन सा नंबर लिखा है? ओनली नंबर आई वांट। सब लिख दीजिए, जिस जिसका जो जो नंबर लिखा है। वेरी नाइस। 7 और 3 छोटा लिखा है? ऐसे कैसे छोटा लिखा है? 1 डिग्री होगा डियर। नेहा जी, भेज मेरे को व्हाट्सएप करिए, या इसी में आप इसमें डाल दो, मतलब सेंड इट इन दी चैट बॉक्स ओनली। खाली है, मगर खाली है के साथ एक नंबर लिखा होगा। विश्वनंदन जी, 100% देर इज गोइंग टू बी अ नंबर देयर। अब आप खोलो फटाफट जो राशि वाला टेबल था ना, मैं दिखा रही हूँ आपको, यहीं पे दिखा रही हूँ। ओनली वन लिखा है? ठीक है, परफेक्ट, यही चाहिए बस। देखिए, ये राशि वाला टेबल है ना। आपने देख लिया आपके पहले खाने में कौन सा नंबर लिखा है? पढ़िए अपने में क्या लिखा है, आपका नंबर पे कौन सी राशि आ रही है। मैं यहां से बता रही हूँ, अब यहां से देखिएगा। लगन में नो चंद्र, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लग्न। अभी मैं चंद्र पे आऊंगी, आपको समझाऊंगी। अभी यहां तक पढ़ लिया? अपनी अपनी राशि देख ली सबने? अपनी अपनी लगन देख ली? सॉरी, डोंट कंफ्यूज मी। लगन देख लिया? तृप्ति जी, आपका 5 नंबर लिखा है, तो आपकी लगन कौन सी हुई? 5 नंबर मतलब सिंह लगन। एब्सोल्युटली राइट। तो आज से याद रखिएगा, यू आर गवर्न बाय सन। आपकी लगन है सिंह। मैं सबका बोल रही हूँ, अपना एक एक बार चेक करिए और इस टेबल से क्रॉस वेरीफाई कीजिए। ठीक है? आपके सामने टेबल है ना, इससे वेरीफाई करते चलिए। तो मैंने तृप्ति जी का बोला। पल्लवी यादव जी, 3 नंबर, 3 नंबर है मिथुन राशि। तो आपका लगन क्या है? मिथुन। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड, वेरी नाइस। रवि प्रकाश जी, इट इज 10, 10 इज मकर कैप्रिकॉन। आपका लगन क्या हुआ? कैप्रिकॉन। रीता जी, आपका 11 लिखा है, कुंभ एक्वेरियस। शेखावत जी, 3 मिथुन जेमिनाई। मानसी जी, 8 वृश्चिक स्कॉर्पियो। अजय जी, 12 पाइसेस मीन। ठीक है अजय जी, परफेक्ट। देन सुजीत जी, 9 धनु। ठीक है, धनु मतलब सजिटेरियस। सार्थक जी, 7, 7 इज तुला लिब्रा। स्नेहलता जी, 1, 1 इज एरीज मेष। तृप्ति जी, एक्वेरियस कुंभ। ठीक है, तो आपका लगन क्या है? कुंभ है। मनुश्री जी, अगेन 3, 3 इज मिथुन जेमिनाई। सूरज जी, 2, 2 सूरज जी जानते हैं, मैं मान सकती हूँ कि आपको पता है। सो इट्स ऋषभ। ठीक है, टॉरस। नेहा जी, 5 सिंह, है ना, लियो। कल्पना जी, 6 कन्या वर्गो। संगीता जी, 11th, 11 इज कुंभ। आपके सामने चार्ट है, देखिए, कुछ नहीं करना है। आप ऐसे ही, आपको याद भी हो जाएगा। पता है, आप देखते ही ऐसे बोलोगे आपका लगन ये है। सबसे पहला शब्द किसी की कुंडली उठा के एक एस्ट्रोलॉजर यही बोलता है, आपका लगन ये है। फिर बोलता है आपकी राशि क्या है। आज मैं आपको राशि भी बताती हूँ। संगीता जी का बताया। उर्वशी जी, अगेन 5 नंबर, आई नो यू ऑल्सो नो, इट्स सिंह। ठीक है, अलका जी कुंभ। प्रसाद जी जो है आपका है वृषभ। इंद्रजीत जी, आपकी स्कॉर्पियो, दैट मीन्स वृश्चिक। डी के त्रिवेदी जी, आपकी है मकर। पूर्वी जी, कन्या। आपका पूर्वी जी, आपको तो लिखना ही नहीं चाहिए, आपको खूब अच्छे से पता है। आकांक्षा जी, देन आपका है कर्क। तो अब यहाँ पर स्नेहा जी, आपका मैं देखती हूँ अभी। 7 नंबर अरुणा जी, तो आपका तुला है ना। विशाल जी, वृश्चिक। ठीक है। और श्वेता जी, आपका भी तुला है। किरण जी, आपका मकर है। और मीनाक्षी जी, योर्स इज ऑल्सो कैप्रिकॉन, राइट। देन सियानंद जी, आपका वृषभ है। आपका नंबर लिखा होगा विश्वनंदन जी। देन नेहा जी,
सन 3 तो जेमिनाई। अंजलि जी वृषभ, सीमा जी तुला, स्नेहलता जी एरीज मेष, मंजू जी आपका है सूर्य, सॉरी सिंह, वीनस लिख दिया है आपने, बट इट्स सिंह, क्योंकि आपके साथ 5 वीनस, वीनस मतलब मैं ये मान रही हूँ कि आपका वीनस लिखा है और सिंह राशि का शुक्र है। अब जो है यहाँ पर स्मिता जी आपका वृषभ है। बाकी आई थिंक मैंने सबको बता दिया। वेरी नाइस, आधे लोगों ने तो खुद लिख भी दिया है, सो गुड। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। हो गया, अंडरस्टूड, आगे बढ़े। ये आपका लगन था, दिस इज योर लगन। और आपका लगन लॉर्ड कौन है? जैसे अब वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि का लगन लॉर्ड है मंगल, तो ये आपके लॉर्ड है। अब आती है चंद्र राशि। चंद्र राशि होते हैं हमारे इमोशंस, चंद्रमा से देखते हैं हम उसको। अब देखिए आपका चंद्रमा कौन से नंबर में लिखा है, फटाफट चेक करिएगा, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। और नंबर के साथ चलिए, पहले नंबर ही बताइए, चंद्रमा कौन से नंबर में लिखा है? चंद्रमा कौन से नंबर में लिखा है, बस इतना बताइएगा मुझे, है ना। सो गुड, वेरी नाइस सुजीत जी, कुंभ, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड। अब आप देखिए, जिस नंबर में आपका चंद्रमा लिखा है वो आपकी चंद्र राशि है। तो जैसे यहाँ पर सबने अपना अपना लिखा है, बताइए आपकी चंद्र राशि कौन सी है, फटाफट। तृप्ति, तृप्ति जी 7, 7 कौन सी हो गई आपकी चंद्र राशि? चलिए, वेरी नाइस। मानसी जी 5 सिंह, मीनाक्षी जी लियो, ओके अमेजिंग। देन, अरे वाह, सब अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, सो गुड। डी के त्रिवेदी, डी के त्रिवेदी जी कर्क, विश्वनाथ 11 में, 11 हो गया आपका एक्वेरियस कुंभ। विशाल जी वृषभ, वेरी नाइस, मतलब आपका 2 नंबर में लिखा है। मनुष्य जी धनु, मतलब आपकी 9 नंबर लिखा है। तृप्ति जी तुला, मतलब आपका 7 नंबर लिखा है। संगीता जी 11, 11 मतलब एक्वेरियस। तो आपका जो है कुंभ लगन, कुंभ राशि हो गई। रवि जी सिंह हो गई, मतलब आपका 5 नंबर लिखा है। तृप्ति जी 8th हाउस, नो नो नो, मून 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 नॉट मरकरी। तृप्ति तृप्ति जी मून देखना है, एमओ नॉट एमी, ठीक है। उर्वशी जी मकर, पल्लवी यादव जी जुपिटर, ओके। जुपिटर नहीं, राशि जाननी है डियर, है ना। राशि मतलब नंबर क्या लिखा है, क्योंकि जुपिटर की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन, ठीक है। रुचि जी मीन, अजय जी धनु, सीमा जी मिथुन, अक्षरा जी सैगिटेरियस, नेहा जी कन्या 6 नंबर, किरण जी कैंसर, तो ये हो गया 4 नंबर। अलका जी मीन 12 नंबर, पल्लवी जी 12 जुपिटर, स्नेहलता जी 2 वृषभ, तृप्ति जी कन्या, वेरी नाइस। अरुणा जी कुंभ, अंजनी जी कन्या, स्नेहलता जी टॉरस, वेरी नाइस। शेखावत जी मिथुन। सो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सबका देख ही लिया है, सो गुड। मून इन सेकेंड हाउस टॉरस, स्नेहलता, वेरी नाइस। सो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस। तो आज आपको आपकी लगन पता चली और आपकी चंद्र राशि पता चली। अब आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका लगन क्या है और आपकी चंद्र राशि क्या है। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। पहले मुझे बता देंगे क्लियर है, तो फिर मैं आपको, वाओ, अगर आपका ऐसा होता है कि लगन और चंद्र राशि एक होती है, जब चंद्रमा लगन में बैठा होगा तो चंद्रमा चंद्र राशि और लगन सेम हो जाएगा, है ना। अमेजिंग। तो आई होप यहाँ तक आपको हर चीज समझ आई हो। मैं इसको और कॉम्प्लिकेट अभी नहीं करूंगी, बहुत सारे सूत्र हैं। मेरा कार्य ये था कि आपको जोड़ सकूं और आपको ये बता सकूं कि आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको बंद करूंगी और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि आप जो है पाराशरी ज्योतिष पढ़ सकते हैं? ठीक है। यस, राशि इज सीन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मून। राशि जो है हम चंद्रमा की पोजिशन से देखते हैं, राइट। वाह, तो मतलब मेरा एग्जाम सफल हुआ, मेरा पेपर सफल हुआ। आप लोगों को समझ आया तो दैट मीन्स आई एम डन नाउ। क्योंकि ये रियलिटी में यहाँ पर ये आपका कहना कि आपको समझ आया इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। थैंक यू। सो आई होप, अभी आई टेक योर क्वेश्चंस, विल टॉक, है ना, हम आराम से बात करते हैं आफ्टर दिस। बट आई वांट टू नो कि अभी क्या है, सी, इतना आप याद रखिए, इतना आप लिख कर रखिए, ये बेसिक्स है, दिस इज द बेसिक्स। आगे मैं इसमें और आपको एड ऑन्स दूंगी, तो आप अब ये आपको लगेगा कि एक साथ बहुत सारी चीजें करना, हम एक क्लास में इतना पढ़ा दें बहुत बड़ी बात होती है।
तो आपको एक स्पीड में मैंने आई थिंक 1.5 घंटे में जितना मुझे लगता है आपको अभी पता होना चाहिए उतना आपको दे दिया है। तो आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, फिर आप कहोगे अरे मैडम ने फिर इतना सब कुछ पढ़ा दिया, अभी हमें याद नहीं हो रहा है या हमें समझ नहीं आ रहा। तो अभी आप एक काम करिएगा, थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं, कुंडली उठाएंगे तो फर्स्ट हाउस देख के आप सामने वाले की पर्सनालिटी समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप लगन जान सकते हैं, आप उसकी चंद्र राशि जान सकते हैं, आप उसकी पर्सनालिटी पे आने वाले जो भी ट्रेट्स हैं या वो कैसा व्यक्ति है उसको आप जोड़ के घटा के देखिए, आपको समझ आएगा। और आप ये भी समझ सकते हैं कि फ्रेंडली प्लैनेट्स बैठे होते हैं तो क्या होता है, और एनिमी प्लैनेट्स बैठे होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, बट दिस इज नॉट येट, ये इतना ही नहीं है। पारशी ज्योतिष इज रियली डीप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है प्रिडिक्टिव वेदिक में हम क्या पढ़ सकते हैं कि जिससे हम कुंडली खूब अच्छे से देखना सीख जाए, इवेंट्स निकालना सीख जाए, और हमें ये जो साढ़े साती ढैया और ये आपके मंगल दोष ये सब आप कैसे पहचानेंगे और कैसे आपको समझ आएगा कि इस कुंडली में क्या है और एग्जैक्टली इस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है। तो कितने लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, आई जस्ट टेक अ मिनट ऑफ योर्स और मैं आपके साथ ये सब शेयर करूंगी, देन ओनली फिर मैं आपके सवाल लूंगी। आई थिंक आई ओपन, या सॉरी, गोचर इज इंक्लूडेड, विदाउट गोचर हाउ यू विल प्रिडिक्ट, विदाउट गोचर तो संभव ही नहीं है। गोचर तो गोचर समझ में तो तभी आएगा ना जब हमें लगन समझ आएगा, नवमांश समझ आएगा, और हमें चंद्र राशि देखनी समझ आएगी, तभी तो सोचेंगे ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ गया तो अब क्या करेगा। तो तभी मैंने कहा ना कि इसके आगे चीजें आप बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हैं, राइट, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यस, ऑल दशा देखिए, एक प्रिडिक्शन के लिए सबसे पहली मैं आपको बता देती हूँ इसका कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लगन देखते हैं, फिर हम उठाते हैं दशा क्या चल रही है, प्रॉमिस कौन सी दशा दे रही है। अब मान लीजिए कौन सी दशा आएगी यही तो बताएगी होगा क्या। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक प्रॉमिस तो मिला प्लैनेट से, अब वो दशा ही नहीं आई तो वो मिलेगा ही नहीं, बचपन में ही मिल गया तो क्या होगा। तो हम फिर देखते हैं क्या दशा चल रही है, फिर हम देखते हैं इस समय वो प्लैनेट कहाँ गोचर कर रहा है। साढ़े साती तो नहीं है, ढैया तो नहीं चल रही है, और जो है इसके अलावा दृष्टियां पड़ते हैं प्लैनेट्स की, क्योंकि प्लैनेट्स की दृष्टियां भी होती हैं। अब मान लीजिए आपके आपको कोई लगातार देख रहा हो और आपके घर को कोई लगातार देखता रहे तिरछी निगाहों से, तो असर होगा या नहीं होगा। तो ऐसे प्लैनेट्स की दृष्टियां भी होती हैं, तो वो भी हम इसमें पढ़ते हैं, राइट। सो गुड, नो वी डोंट इंक्लूड नक्षत्रास, नक्षत्रास आर इंक्लूडेड इन द एडवांस। ठीक है, जो प्रिडिक्टिव में हम नक्षत्रा नहीं पकड़ते हैं। मैं आपको इसका सिलेबस बता रही हूँ क्या है, जस्ट गो थ्रू दैट, है ना। बट ये मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप इतना कर लेते हैं यू विल 120% आपको कुंडली समझ आ जाएगी, आपको देखनी आ जाएगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ यूल मेक प्रिडिक्शंस, और आपके प्रिडिक्शंस एक्यूरेट होंगे, सिर्फ देखने नहीं आएंगे। एक चीज समझिएगा, पहले हम प्रिडिक्टिव सीखते हैं, फिर नक्षत्रास ऐड होते हैं, पदाज होते हैं, नक्षत्र के भी पद होते हैं, तो फिर ये एडवांस का पार्ट होता है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो आई जस्ट टेक अ मिनट और मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो दिस इज बेसिकली प्रिडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम, ये है ही प्रिडिक्टिव वैदिक। और इसमें हम क्या सीखते हैं, ज्योतिष क्या है, हमें कैसे डेली रिचुअल्स कौन से हमें मंत्रास ऐसे हमें करने चाहिए जिससे हमारी प्रिडिक्शंस और अच्छी हो, प्रभु की बड़ी कृपा होती है ऐसा करने से। तो हम क्या सीखते हैं यहाँ पर, जन्म लगन और राशियां सीखते हैं, हम केंद्र त्रिकोण और कामा हाउसेस, अलग अलग हाउसेस की एक इंपॉर्टेंस होती है वो सीखते हैं। हाउसेस क्या होते हैं कुंडली के, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, राशि साइन क्या होते हैं, इनके लॉर्डशिप्स क्या होते हैं, दशा सिस्टम क्या होता है, महादशा का इफेक्ट क्या होता है, फिर होता है उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह, इनका क्या जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ग्रहों की दृष्टि क्या है, योग कारक मारक प्लैनेट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए जरूरी थोड़ी आपकी आपके लिए जो प्लैनेट्स अच्छे हों वो किसी और के लिए भी वही प्लैनेट्स अच्छे होंगे। तो ये होते हैं योग कारक और मारक प्लैनेट्स। हर लगन के लिए योग कारक मतलब अच्छे प्लैनेट्स अलग होंगे, और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे वो प्लैनेट्स अलग होंगे, चैलेंज देने वाले, तो वो भी हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। देन
कंबस्ट, जो प्लैनेट्स कंबस्ट हो जाते हैं, वक्रता, जो वक्री होते हैं, उसको हम कैसे समझते हैं, वो भी हम इसमें सीखते हैं ग्रहों की दृष्टि के साथ। इसके अलावा हम इसमें मांगलिक दोष, नीच भंग जो है राज दोष, और योग, सॉरी, और साढ़े साती, ढैया, और कैसे आप कुंडली को एनालाइज करोगे, ये सब कुछ इसमें आप सीखते हो। मतलब आप ऐसे समझ लो कि हाउ यू विल कम टू प्रिडिक्शंस, आपके प्रिडिक्शंस एक्यूरेट हो, और आप कैसे, क्योंकि इसमें भवत भावम होता है, बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो कुंडली को जोड़ने में आपकी मदद करते हैं। इसमें आपको नवमांशा भी सीखने को मिलता है, क्योंकि लगन विदाउट नवमांश होता नहीं है। एक होता है D1 चार्ट, एक होता है D9 चार्ट। तो D1 चार्ट एक पेड़ होता है और D9 चार्ट उसका फल होता है। तो कहने का मतलब ये है, हम D1 के साथ D9 पढ़ते हैं एक प्रिडिक्शन करने के लिए, और हम पढ़ते हैं मून चार्ट, ये तीनों साथ में पढ़ते हैं और इनका गोचर पढ़ते हैं। इसमें एक एड ऑन मैं और देती हूँ, वो है कुंडली मिलान। क्योंकि मैं ये मानती हूँ हम सब लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर हमें कुंडली मिलानी होती है, और हमें बताना होता है कि जो है ये कुंडली, ये आपस में जो है इनका कैसा रहने वाला है। तो कुंडली मिलान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो ये 3 महीने का प्रोग्राम होता है, हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, और साथ में बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं। 3 महीने के बाद 1 महीने हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता है, जिसमें हम वीकली एक क्लास करते हैं, और बाकी सेशन साथ में चलते रहते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि अगर सब कंबाइन करें तो पारशरी ज्योतिष से इतना इंटरेस्टिंग है, ना पढ़ाने वाला कभी बोर हो सकता है, ना पढ़ने वाला कभी बोर हो सकता है। तो जिसको जब आनंद आए इतना, क्योंकि हर चार्ट अलग है, हर चार्ट में बनने वाला परमिटेशन कॉम्बिनेशन अलग है, हर तरीके से आप उसको एनालाइज करोगे, ऐसे ऐसे सूत्र निकल के आते हैं। इसमें मैं आपको कुछ एड ऑन सूत्र जो पारशरी के हैं वो भी देती रहती हूँ बीच में, जो मेरी आदत है, क्योंकि हमें भी ऐसी जब हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं तो वो भी हमें ऐसी देते हैं, ये चीज़ ऐसी होती है तो ऐसा हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो वो इसका एक पार्ट और हो जाता है। इसके अलावा आप क्या क्या इसमें जो है सीख जाते हो, प्रिडिक्शंस करना, प्लानिटरी पोजीशंस को समझना, और ट्रांजिट दशाओं को समझना, रेमेडीज कैसे दी जाती हैं, कैसे हमें समझनी चाहिए वो, और एथिकली आपको कैसे इनको समझना चाहिए, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब पारशरी आप करोगे ना, या आप कुंडली कोई भी चीज हम करें, उसमें प्रैक्टिकल आप इसको कितना कर पाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेंगे, मेरा सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशंस जो हैं आप हमने इंक्लूड करे हैं फॉर 45 ग्रुप ऑल्सो। तो इसीलिए मैं उनको बोल भी रही थी, पूर्वी जी को, शी वाज देयर। तो हम लोग प्रैक्टिस सेशंस इसीलिए इंक्लूड करते हैं कि ताकि आप जितना कुंडली देखोगे, और उतना आपको मजा आएगा। बिल्कुल बना सकते हैं। स्नेहलता जी, नई कैसे बनेगी? नई कुंडली हमेशा आप सॉफ्टवेयर से बनाओगे, इसमें आप सीखो, कुंडली बनाना नहीं सीख रहे हैं हम, सिर्फ उसको डिकोड करना सीख रहे हैं ना।